हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 8 का लेक्चर और आज का टॉपिक आपका है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो ये तो तय है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं। आप आज का लेक्चर अगर पूरा कर लेते हो तो नीट एग्जाम के अंदर आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और टेस्ट को आप सीरियसली दो। टेस्ट मतलब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो अच्छी तरह तैयार कर गए तो आपको इसका इंपॉर्टेंस नीट एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि मैं क्यों ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि एज इट इज ये इंपॉर्टेंट उठ करके आपके नीट एग्जाम में आपको दिख जाएंगे, वहां आपका हाथ नहीं अटकेगा। तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो मैं टेस्ट में से क्वेश्चंस बताऊं, ताकि और हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना इसको आपको, क्योंकि इसमें से आपका मैक्सिमम वेटेज का पोर्शन आता है नीट के अंदर। तो ये आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 है एटम एंड न्यूक्लियाई। पार्ट 2 आपका मॉडर्न फिजिक्स का रहेगा, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक, डी ब्रोगली और मैटर वेव की प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम एटम एंड न्यूक्लियाई पर काम करते हैं। इससे 2 या 3 एटलीस्ट सवाल आप मान के चलो। तो चलो स्टार्ट करें। अब जैसे सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसकी बेसिक थ्योरी तो आप किसी भी नॉर्मल बुक से पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ बेसिक थ्योरी की। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, सारा कुछ बता दिया उसने कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। बट उसकी थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया। क्योंकि उस टाइम पर एक थ्योरी थी मैक्सवेल की कि कोई भी चीज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगी तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर आप पढ़ चुके हो, तो वो भी एनर्जी रेडिएट करेगा और फाइनली जाकर के एटम के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, इसलिए फेल हो गया था। बट वो फेल हो गया, बट हमें पास होना है इसके अंदर। तो रदरफोर्ड में से आपको 2 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, मतलब होते हैं। अब एग्जाम में क्या मिलेगा, वो पहला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, वो सीख के चलो। इसमें आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का न्यूमेरिकल। वो मैं अब आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर प्रोजेक्ट किया। ये स्टेबल गोल्ड न्यूक्लियस है, फिक्स गोल्ड न्यूक्लियस है। लार्ज डिस्टेंस से इसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड न्यूक्लियाई के ऊपर प्रोजेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल की जनरली या तो स्पीड गिवन होती है या काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है। लार्ज डिस्टेंस पर होने से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब हम ये अल्फा पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस से प्रोजेक्ट करेंगे, लार्ज डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल पास आएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। जब क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस आएगा तो इस वक्त सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक लाइन का कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करो, इससे आपका रिजल्ट एक लाइन में आएगा। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल, नहीं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कि Q1 Q2 बाई आर। Q1 हो गया अपना अल्फा पार्टिकल का चार्ज, वैसे तो वो हुआ 2e, पर मैं जनरलाइज करते हुए लिख रहा हूं Ze। तो अल्फा का एटॉमिक नंबर Z, अल्फा होता क्या है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो वो बन जाता है अल्फा पार्टिकल, तो उस पर चार्ज हुआ +2e। तो वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी जनरलाइज कर रहे हैं। तो अल्फा का हमने Z1e लिया, और दूसरा जो अपना फिक्स न्यूक्लियाई है जो कि गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो उस पर चार्ज हो गया 79e। बट हम उसको अभी Z2 लेते हुए चल रहे हैं, तो Z2e। तो कहानी ये समझ आई कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मास ऑफ प्रोजेक्टेड न्यूक्लियाई, प्रोजेक्टेड मतलब अल्फा, तो मास ऑफ प्रोजेक्टेड न्यूक्लियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार इसमें कंसेप्चुअल भी आया हुआ है। तो अगर मास ज्यादा होगा, अल्फा की जगह हैवी पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे, तो मास अगर ज्यादा होगा तो आर नॉट का वैल्यू कम हो जाएगा। सिमिलरली आर नॉट Z1 Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा लेंगे उतना आर नॉट का वैल्यू भी, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी निकली। अच्छा, अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल ये रहा, बिल्कुल पेटेंटेड फिट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेशन सीखो, फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में मैनेज करनी चीजें। तो कहता है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी 0.79 MeV टुवर्ड्स अ फिक्स्ड गोल्ड न्यूक्लियाई, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अल्फा पार्टिकल को लार्ज डिस्टेंस से गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट किया गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए वो जूल में चाहिए, उसे कैसे लाएंगे वो देखो। 0.79 मेगा हो गया 10⁶। इलेक्ट्रॉन की जगह आप ई रखो, चार्ज मत डालो अभी उसका। और अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, कूलम इंटू वोल्ट बन जाएगा जूल।
तो यहां की एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डालो, के को हम बाद में निपट लेंगे, Z1 Z2 या Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R0। Q1 हो गया अल्फा का, कहां गया अल्फा पार्टिकल, हाँ अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, इधर हो गया 79e, ये गोल्ड के लिए आ गया, नीचे R0, इधर का यूनिट भी हमारे पास जूल में आ गया। अब देखो मैंने क्यों बोला था पुट मत करो, क्योंकि एक ई तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R0 का वैल्यू आप लोगे। अब आप सारा डाटा सब्स्टिट्यूट करो, के की जगह आ गया 9 × 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 79, एक इलेक्ट्रॉन बचा उसका चार्ज डालो 1.6 × 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 0.79 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो 79 और 79 ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो कोई बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं है। फाइनल आंसर आप जब इसे सॉल्व करके निकालोगे, बट आप कंप्लीट करना, छोड़ना मत अधूरा, तो R0 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 288 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और इसी 288 इंटू 10 की पावर -15 मीटर को हम बोलते हैं 288 फेम्टोमीटर। तो फेम्टो होता है 10 की पावर -15, तो आंसर इसका फेम्टोमीटर के ऑर्डर का आ गया। तो मेरे ख्याल से आसान सा कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल मैंने बता दिया, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। Z1 Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपकी AIPMT में प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, जब इसने रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किए, तो कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पर स्कैटर होकर के गए, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम या पर सेकंड बोल लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, ये z नहीं है, इसको मैं क्लियर लिख दूं, तो थीटा बाई 2। तो ये रिजल्ट पर भी, ये मैंने जो प्रॉब्लम उठाया ये आईआईटी का प्रॉब्लम है, कहने को आईआईटी का, वैसे बाकी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से देख सकते हो। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम एट एन एंगल थीटा इज गिवन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। अब प्रॉब्लम पढ़ो, तो प्रॉब्लम कह रहा है 100 अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल पर 100 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड निकालने, डायरेक्ट हमने यूज किया n1 बाय n2, क्योंकि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n1 के सामने साइन थीटा 2 वाला टर्म आएगा, n2 के सामने साइन थीटा 1 आ जाएगा। अच्छा, n1 हमें दे रखे थे 100 और एंगल हमें दे रखा था 90, तो नीचे का एंगल हो गया 90 बाई 2, दैट मींस 45। दूसरा एंगल 60 डिग्री का हमें पता करना था, तो ऊपर आ गया 30 डिग्री। आप देख लो, सिंपल इजी कैलकुलेशन है। और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम या पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ गई 400। अब चलते हैं आगे। तो रदरफोर्ड के बाद अब हमारे पास आती है बोर की थ्योरी। इसके अंदर अगर आप ट्रेंड देखोगे, जो नीट में या AIPMT में, इवन एम्स में भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके दो जगह से आए हुए हैं। स्पेक्ट्रल लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम है, उसके न्यूमेरिकल में आगे आपको दिखाई दूंगा। दूसरा एटॉमिक रिकॉइल के प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो बोर थ्योरी के अंदर ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जहां से प्रॉब्लम आए हुए हैं। अब ये पूरे के पूरे फॉर्मूले। अच्छा, बोर की थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट, सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, ठीक है ना, और उनको घुमाने के लिए जो सेंट्रिपेटल फोर्स होगी वो कूलम फोर्स होगी। तो वो आप किसी भी नॉर्मल बुक से आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा नहीं है। तो कूलम फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करती है। दूसरा पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में बिना एनर्जी रेडिएट करे हुए घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। तो पहला पोस्टुलेट लिख देता हूं मैं यहां साइड में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट कि कूलम फोर्स यानी कि Q1 Q2 बाय r² सेंट्रिपेटल का काम करेगी mv² बाय r। ये किसके किसके बीच में लगने वाली कूलम फोर्स है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली कूलम फोर्स है। तो K इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, न्यूक्लियस पर चार्ज Ze बाय r² इक्वल्स टू mv² बाय r। ये हो गया हमारा बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। बोर का सेकंड पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में बिना एनर्जी रेडिएट करे हुए घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। तो mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये हमारा बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। इनके बेसिस पर ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं जो किसी भी बुक में इजीली अवेलेबल है।
एंगुलर स्पीड, इसमें क्या प्रोपोर्शनलिटी का रिजल्ट हमें याद रखना है, ये आपको रटना है, बात खत्म होगी, इसलिए मैंने चार्ट एक जगह दे दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये चार्ट से लिख सकते हो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको वो रिजल्ट रटे हुए होने चाहिए। इसमें कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जो जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर, ये रिजल्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा रिजल्ट जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये जो है एंगुलर मोमेंटम तो नहीं, खैर वो तो आप डायरेक्ट मैंने लिख ही दिया सेकंड पोस्टुलेट। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर, या करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसे भी करके आप इसको याद कर सकते हो। तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, पूछा डायरेक्ट जाता है इसलिए डरने की जरूरत नहीं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डापोल मोमेंट। मैग्नेटिक डापोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर मतलब z के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप चाहे मैग्नेटिक डापोल मोमेंट हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का निकालो, चाहे हीलियम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का निकालो, चाहे आप इसको Li2+ के फर्स्ट बोर ऑर्बिट, किसी भी एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का निकालो, सेम आएगा। मिनिमम मैग्नेटिक डापोल मोमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए मिलेगा, और उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ये रट के रखना है, ये आपको 3 बार आया हुआ रिजल्ट मिलेगा, और सीधे सीधे एग्जामिनर ने यही पूछा है बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू बताओ। तो सीधे सीधे याद करो, पूरा रिजल्ट याद करना है। तो बोर मैग्नेट्रॉन मतलब मैग्नेटिक डापोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला EH बाय 4πm, ये सीधे सीधे याद रखना है। कई बार आप देखोगे एम्स में, IIT में मैग्नेटिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये प्रोपोर्शनलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट के रखना है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब बाय n की पावर 5। तो ये कुल मिलाकर के 4 रिजल्ट हैं जो बोर थ्योरी के काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहने चाहिए। तो ये चैप्टर बोर वाला मोर ओवर याद करने वाला है, और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो बच्चे ना कर पाए, बहुत आराम से हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। देखो आप, अब आते हैं हम बोर के नेक्स्ट पोस्टुलेट, तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ हमारे पास फॉर्मूले आते हैं एनर्जी के, ये भी केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन है। तो एनर्जी ऑफ nth बोर ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट का जनरल फॉर्मूला हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अगर आप इसको हाइड्रोजन के लिए देखोगे तो हाइड्रोजन में z की वैल्यू हम 1 डाल देंगे। अच्छा, बोर की थ्योरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए लगती है। हाइड्रोजन हो गया मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, हाइड्रोजन लाइक जैसे हीलियम नहीं, हीलियम प्लस, लिथियम नहीं, लिथियम 2+। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशी के लिए बोर की थ्योरी एप्लीकेबल है, इसलिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक हम नहीं लगाते। अब शुरू में ये लगेगी हाइड्रोजन हीलियम प्लस, देन फिर आ जाएगा लिथियम 2+, फिर आ जाएगा अपना बेरिलियम 3+, फिर बोरॉन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटे मोटे एलिमेंट्स के लिए लग जाती है। अब इनमें भी अगर आप गौर करो तो 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इन्हीं के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वो चार्ट मैंने यहाँ बना करके दे रखा है, इस चार्ट में आपका फ्लो बन जाएगा, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप एनर्जी जानते हो, ये कौन सी एनर्जी है, ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक थ्योरम चलती है जिस बेसिस पर हम तीनों एनर्जी को आपस में रिलेट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ होता है। इस रिजल्ट से आप क्या कर सकते हो, बाकी एनर्जीज के बारे में भी रिजल्ट निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। जिन पे मॉड लगा हुआ है उनके साइन एक्चुअली में नेगेटिव है, और काइनेटिक कभी नेगेटिव होता नहीं। तो इन दोनों की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव में आपको देखने को मिलेंगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। हम ई याद कर लेंगे, अगर हमें ई रटा पड़ा है तो हम के और यू की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो वो काम मैं यहाँ करता हूँ। तो जैसे हाइड्रोजन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी सबको रटी हुई होनी चाहिए -13.6, सेकंड की 3.4, फिर माइनस अपने आप लगा लेना आप, ठीक है ना। थर्ड की फिर 1.5, 1.85, 0.54, 0.36, तो एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए। तो ई तो रटा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो मॉड ई के बराबर है, 13.6 हो गई।
पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल कर दो, तो ये इसका डबल करोगे तो ये साइन ध्यान रखना माइनस ही रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तरीका आसान है, आप ई याद रखो और के और यू उससे निकाल सकते हो। सिमिलरली यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वो इसकी डबल हो जाएगी और इसका डबल हो गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से आप किसी भी शेल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछी जाए तो इजीली लिख सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था वो ये था, एनर्जी लेवल फॉर He+, He के लिए तो लगता नहीं, He+ के लिए लगता है। He+ के लिए लगाओगे तो Z की जगह 2 आ जाएगा और स्क्वायर होकर के 4 बन जाएगा। यानी हीलियम प्लस की, अब मैं हीलियम बोलूंगा तो अंडरस्टूड है, हीलियम प्लस के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो वो बात मत पकड़, नहीं हीलियम के लिए लगती, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं He+। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सीधे हीलियम बोलूंगा। तो हीलियम के लिए जब हम इसको लगा रहे हैं तो Z की जगह हमने 2 डाला, मल्टीप्लीकेशन में 4 आ गया। मतलब हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल्स को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हीलियम प्लस की एनर्जी लेवल्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसमें एक खास सिमिलरिटी है, वो देखोगे उससे सवाल फंसेगा, और आप उठा करके जो भी पास्ट ईयर 30 ईयर जो आप करोगे, आपको ये जो मैं करा रहा हूं और ये 3 से 4 बार आपको इसका सवाल आया हुआ दिख जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, चैप्टर हल्का है, ठीक है ना, पर 5 क्वेश्चन आपको देके जाएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट है 5 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, एक एक अक्षर वहीं से आएगा, कहीं भी इधर उधर फालतू नहीं आएगा, ध्यान से सीखना। तो अगर हम He+ की फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी लिखें तो बस करना ये, हाइड्रोजन वाली को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 54.4 आ गया। काइनेटिक और पोटेंशियल तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, काइनेटिक 54.4 हो गया, पोटेंशियल डबल मार देंगे, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, खास बात क्या वो सुनो, सेकंड की एनर्जी लिखें तो 3.4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो एक खासियत देखने को मिल रही है, 13.6 आ रहा है। क्या खासियत देखने को मिल रही है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट की जो एनर्जी है, हीलियम प्लस के सेकंड की वो एनर्जी है, और गौर करना इसकी एनर्जी 3 है और 6 वाले की एनर्जी भी इतनी है, 3.4 है, इसके फोर्थ वाले की एनर्जी 3.4 है, इसके थर्ड वाले की एनर्जी 1.51 है, तो इसके 6 वाले की 1.51 है, इसके फोर्थ वाले की 0.85 है तो उसके 8th वाले की 0.85 होगी, इसके 5th वाले की 0.54 है तो उसके 10th वाले की 0.54 होगी। तो क्या इतने से समझ तो आ गया होगा ना कि हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है He+ में वो डबल की एनर्जी है। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी हीलियम प्लस के सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी के बराबर है, हाइड्रोजन के सेकंड की एनर्जी हीलियम प्लस के फोर्थ की एनर्जी लेवल के बराबर है। तो अगर कोई ये पूछे कि बताओ हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल की एनर्जी हमें दे रखी है -0.54, पहले रटा हुआ होना चाहिए, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो He+ के कौन से एनर्जी लेवल के बराबर होगी, सीधे टिक मारना, 10th एनर्जी लेवल के बराबर होगी और आपके फ्री के 4 नंबर तैयार हो जाएंगे। और भी बहुत कुछ पूछा जाता है, मैं आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो ये चीज मैंने यहां लिख दिया। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी, हीलियम प्लस के सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी, यानी हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल है हीलियम प्लस का डबल एनर्जी लेवल जाएगा। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना। अब आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार इस तरीके का रिजल्ट आया हुआ है। अब देखो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड आउट एनर्जी लेवल इन He+ विच इज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ 5th एनर्जी लेवल। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां पर लिखा है सेम एनर्जी एज दैट ऑफ 5th एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे टिक मारना है, 10 के बराबर होता है। प्रूविंग मैंने दी है, n बराबर 5 हाइड्रोजन के लिए डाला, z की वैल्यू 1 डाली, हीलियम के लिए मैं नहीं पता, n रहने दिया, z की जगह 2 रखा, सॉल्व किया, n की वैल्यू 10 आ गई। बट सॉल्व भी नहीं करना, सीधे सीधे रिजल्ट याद रखो, आंसर टिक मारो, 4 नंबर लो और खुशी खुशी घर आ जाओ। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट पर। थर्ड पोस्टुलेट में 2 बातें आती हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक एमिशन स्पेक्ट्रम। यहां से फिर से आपको दूसरा एक स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम मिलेगा। पहला मैंने आपको बता दिया, पहला आपका था वो एनर्जी लेवल डायग्राम के ऊपर, जो चार्ट मैंने आपको दिया, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनलिटी वाला रिजल्ट। दूसरा एक्सपेक्टेड था हाइड्रोजन, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल फिर से आ जाए, हाइड्रोजन और He+ वाला। तीसरा बोर मॉडल के अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम यहां से बनता है, ध्यान से देखना कौन सा, वो भी बता दूंगा, आएगा तो वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। और ऐसी प्रैक्टिस, इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस आपकी टेस्ट के अंदर हो जाएगी, आप चैप्टर नहीं भूलोगे, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री का भी रिवीजन आपका फिजिक्स में ही हो जाएगा। चलो देखो,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है, अगर हम किसी हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दें तो एनर्जी देने का तरीका क्या है, हम उसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे। कोई मोमबत्ती लेके तो एनर्जी देने नहीं वाले, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है जिनकी एनर्जी शेल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। तो ये पॉइंट आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी एज इट इज आता है। फिर जब वो एक्साइट होकर के एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो बहुत सारे फोटॉन्स को एमिट करता है, ठीक है ना। और एमिट भी उन्हीं को करेगा जिनकी एनर्जी शेल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। तो एब्जॉर्प्शन में सिर्फ वही एब्जॉर्ब होंगे जो शेल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होंगे, एमिट में भी वही एमिट होंगे जिनकी एनर्जी शेल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। अब जैसे मान लो एन एनर्जी लेवल तक एक्साइटेशन हुआ है तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए होंगे। तो एक तो यहां से यहां फर्स्ट से सेकंड का हाइड्रोजन का एनर्जी डिफरेंस रटा हुआ होना चाहिए 10.2, 12.09, 12.75, 13.06 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाहते हो तो आपको 10.2 या ये इतनी एनर्जी लेवल के फोटॉन्स उसके ऊपर इंसिडेंट करवाने पड़ेंगे जिनको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो अगर nth शेल तक एक्साइटेशन हुआ है तो n-1 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना। तो अगर 7th शेल तक एब्जॉर्प्शन हुआ है, 7th शेल तक एक्साइटेशन हुआ है तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन एब्जॉर्ब होंगे। कौन से? 1 से 2, 1 से 3, गिनते जाना, ठीक है ना। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, गिन लो 6 होंगे। आपको कोई सर जल्दी हो गया, कम करते हैं। मान लो 5th एनर्जी लेवल तक एक्साइटेशन हुआ, आप तो ठीक है ना, आप तो गिन सकते हो। तो 4 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। कौन से? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, हो गया ना 5th तक। तो इसी तरह n एनर्जी लेवल तक जब एक्साइटेशन हुआ है तो n-1 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे। कौन कौन से? 1 से 2, 1 से 3 एंड अप टू सो ऑन 1 से n। ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन की बारी। एमिशन में क्या होता है कि ये फोटॉन्स वापस से ट्रांजिट करते हैं, फिर यहां हम स्पेक्ट्रल लाइंस बनाते हैं। तो अगर nth शेल तक एक्साइटेशन हुआ है तो इस दौरान जो एमिशन होगा उसमें जितने डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स निकलेंगे उनकी टोटल क्वांटिटी होगी n(n-1/2)। फॉर्मूला ध्यान रखना, इसी से सवाल बनता है। जैसे अगर 4th शेल तक एक्साइटेशन हुआ है तो 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, अब फिर 3 से 2, 3 से 1, ये हो गया 3 से 1, ये हो गया 3 से 2, फिर 2 से 1। तो टोटल काउंटिंग करोगे अगर 4 वालों की तो 3, 2, 5 और एक 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन मिलेंगे। पहला वाला यहां मिलेगा 2 से 1, दूसरा यहां से मिलेगा, ठीक है ना। कहां से कहां? 3 से 1 एंड 3 से 2। तीसरे मिलेंगे आपको 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसी तरह अगर n एनर्जी लेवल तक एक्साइटेशन हुआ है तो फिर d एक्साइटेशन में जितने डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स मिलेंगे उनकी क्वांटिटी होगी n(n-1/2)। अब इसी पे बेस्ड हमारा प्रॉब्लम आता है, और जो उनकी वेवलेंथ होगी, स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ होगी, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ मिलेगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रटा हुआ चाहिए 1/λ RZ², 1/n1² - 1/n2²। इस पे भी अभी हम काम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट देखो, ये है वो प्रॉब्लम जो बार बार आता है। कई तरीके से इसको बना के पूछते हैं, तो तकरीबन सारे तरीके मैंने इसी के अंदर लगा दिए हैं, आपको मजे आ जाएंगे। और एग्जाम के अंदर बोल दिया ना, बस ये आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो, कह रहा है 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कौन सी शेल तक एक्साइटेशन हुआ है। तो पता करने का तरीका, एमिशन वाले फॉर्मूले को लगाया, n(n-1/2) = 6 कर दिया। नहीं तो रटा हुआ है तो सीधे मार दो 4 होता है, ठीक है ना। बट फिर भी सॉल्व किया तमीज से तो n की वैल्यू 4 आ गई। यहां से पता चला 4th शेल तक एक्साइटेशन हुआ था तो कितने एब्जॉर्ब हुए होंगे उसका पता चला। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, यानी 3 डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन एब्जॉर्ब हुए होंगे। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ फोटॉन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, आंसर आया 3। और कौन कौन से एब्जॉर्ब हुए होंगे? 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। तो ये पहला टाइप रहा। आगे आपको जैसे जैसे बढ़ोगे और डिफरेंट टाइप आते जाएंगे। अब सुनना, ये आते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम। अब इन कॉमन प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। कहता है कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 3 से 2, और ये हमारा सिंपल 1/λ के फॉर्मूले पे बेस्ड है। कुछ नहीं करना होता, रेशियो लो, 4 नंबर ले जाओ।
तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 3 से 2 इज टू व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4 से 2। अच्छा, अब आपने कोई कथा तो सुननी नहीं है, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, क्वेश्चन तो देख लिया, कॉपी उठाओ और सॉल्व करो और आंसर मिलाओ, ठीक है ना। यही आपका काम है ना। ये थोड़ा ना कि न्यूमेरिकल आ रहा है उसे भी कथा की तरह सुन रहे हो, कॉपी उठाओ और सॉल्व करते जाओ और आंसर जरूर बताते जाओ। तो 3 से लेकर के 2 में जब डी एक्साइटेशन होगा तो वेवलेंथ कितनी मिलेगी, तो 1 बाय लैम्डा 1 आर जेड स्क्वायर, n1 की जगह आ गया 1 बाय 4, मतलब स्क्वायर करके 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, लैम्डा 1 निकाला, बड़ी आराम से आ गया। सिमिलरली लैम्डा 2 निकाला, दोनों का रेशियो मार दिया। अब आंसर मिला लो, आपका आंसर आना चाहिए 27 बाय 20। आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाँ ये प्रॉब्लम है आपका नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एटॉमिक रिकॉइल। तो ये कुछ 4 से 5 जगह हैं जहां पर एटम के अंदर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, इनको तो तैयार करके जाना है, इन्हीं में से मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो करने हैं। तो अब कैसे करके रिकॉइल, एटॉमिक रिकॉइल हम डिस्कस करते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एटम रेस्ट पर है, ठीक है ना, रेस्ट पर ही था, लेके हम हाथ में तो दौड़ नहीं रहे थे एटम को, तो एटम रेस्ट पर है। इसने क्या किया, फोटोन एमिट किया, तो फोटोन आगे निकला और ये जो एटम है, बाकी जो रिकॉइल है, जो बचा हुआ एटम है, रेजिडुअल बॉडी है, या जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो पीछे की तरफ रिकॉइल हुआ। ठीक, अब पीछे की तरफ क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। तो अगर एक आगे जाएगा तो दूसरा उसे कंपनसेट करने के लिए पीछे जाएगा। अब हमें इसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी होती है, जिसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। तो एटम का मोमेंटम तो हो गया मास इंटू वेलोसिटी, वो तो आसानी से हमने लिख लिया। पर यहां निकला फोटोन, फोटोन के लिए तो मास इंटू वेलोसिटी चलता नहीं, तो फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला, ये इक्वेशन आप छोड़ दो, ये आइंस्टीन की ओरिजिनल इक्वेशन है। आप फोटोन के मोमेंटम को डायरेक्ट याद रखो, ई बाई सी या फिर एच बाय लैम्डा, तो बेस्ट है एच बाय लैम्डा याद रखो, उससे कैलकुलेशन आसान जाएगी। तो एम वी रिकॉइल की वैल्यू एच बाय लैम्डा के बराबर होगी। यहां से रिकॉइल वेलोसिटी निकाल लेंगे एच बाय लैम्डा, ये आप पक्का पकाया सवाल है, ध्यान करके रखा। ई बाई सी भी याद रखो, बोल नहीं रहा छोड़ दो उसको भी याद रखो, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। तो कंसेप्ट ये ध्यान रखो कि रिकॉइल का क्वेश्चन आएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करना है, फोटोन का मोमेंटम ई बाई सी या एच बाय लैम्डा लेना है, ठीक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल ये रहा, देखो इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो कह रहा है जंप कर रहा है n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2, तो लैम्डा निकालने का इंतजाम तो हो गया, 1 बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला। कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम, तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले आप करो फिर मैं करता हूँ। तो एम वी रिकॉइल मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर हो गया। एम का थोड़ा ध्यान रखना है, एम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 1 AMU होता है, और हम केजी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो AMU को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट में दे रहा हूँ आपको। तो h बाय लैम्डा हो गया, 1 बाय लैम्डा हमने अपने फॉर्मूले से निकाला, आर z हो गया 1 क्योंकि वो हाइड्रोजन की बात चल रही है, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 सिंप्लीफाई किया 5r बाय 36। अब मेन यहाँ पर आ जाते हैं, तो वी रिकॉइल की वैल्यू हो गई 5HR डिवाइडेड बाय 36m। अब हमें डाटा पुट करना है SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। देखो R की जगह, R तो हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7, तो इसको प्रिसाइजली 10 की पावर 7 ही ले लो, 0.09 में हमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, आगे चल के जब हमें 1 बाई आर की जरूरत पड़ेगी तो कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, 1 बाई आर 91 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक। तो वी रिकॉइल की वैल्यू आ गई, प्लैंक कांस्टेंट डाला और हमने यहाँ पर R की वैल्यू डाली, नीचे 36 था ही, और 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, तो 1.67 को छोड़ो आप 1.6 ले लो, कैलकुलेशन आसान दे देगा। और यहां से मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली काटा, 16 या 64 होता है, तो 4 के आसपास का रिजल्ट हमें मिला। तो इसमें मोर ओवर हम काम चला लेते हैं अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से, उससे हमारी रिजल्ट की कैलकुलेशन भी गड़बड़ नहीं होती, आसान रहता है रिजल्ट। तो फाइनल आंसर आ गया 5/9 मीटर पर सेकंड। आप भी एक बार सॉल्व कर लो, आपका भी आंसर इसी के नजदीक में आना चाहिए। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो रिकॉइल के कंसेप्ट का था। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं, देखो मेडिकल एग्जाम के फेवरेट कंसेप्ट जिसमें आती है स्पेक्ट्रल लाइन, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड सीरीज, ठीक है ना। तो ये 5 सीरीज है जिन पे हमें काम करना है। केमिस्ट्री में भी सेम पढ़ते हो, फिजिक्स में भी सेम। लाइमन लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर विजिबल रीजन में, पाशन अपना इंफ्रारेड एंड अप टू सो ऑन। लाइमन की वेवलेंथ सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। लाइमन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट शेल के अंदर आकर के गिरते हैं, बामर में सेकंड में, पाशन में थर्ड में एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, तो फर्स्ट में गिरने पर
अल्ट्रावायलेट मिलेगा, सेकंड में जहां से भी इलेक्ट्रॉन गिरेगा विजिबल रीजन मिलेगा, थर्ड में इंफ्रारेड मिलेगा, फोर्थ में फिर इंफ्रारेड के थोड़ा सा आगे मिलेगा आपको, एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारा पूरा स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसमें रटना है आपको वेवलेंथ रेंज, वैसे आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आसानी से आ जाता है। जैसे लाइमन सीरीज में मैंने यहां पर लिख दिया एनर्जी इज मैक्सिमम वाइल वेवलेंथ इज मिनिमम, ठीक है ना। अच्छा, एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। तो अगर हम लाइमन से बामर की तरफ मूव करें, बामर से पाशन जाएं, ब्रैकेट जाएं, आगे जाएं, तो इधर जाने पर एनर्जी जो है वो कम होती चली जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो सबसे कम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ लाइमन के फोटॉन्स की होगी। अब आगे सुनो, लाइमन में कुछ छोटे मोटे नामकरण हैं, ये हमें पता होने चाहिए। जैसे ये होगी ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n इक्वल्स टू 2 कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड अप टू सो ऑन। 2 से जब 1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कईयों को तो पता ही नहीं होता। तो जिनको नहीं पता या जिनको कंफ्यूजन है या जिनको पता है, अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और सीरीज लिमिट, ये नाम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है और डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है। तो फर्स्ट लाइन में एनर्जी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, सीरीज लिमिट में एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी, ये ध्यान रखना, उल्टा मत सोच लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो जितना नजदीक से इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रांजिट करेगा, एनर्जी उतनी कम, वेवलेंथ उतनी ज्यादा। तो 2 से 1 में एनर्जी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, इन्फिनिटी से 1 में एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेशन के लिए वही हमारा 1/लैम्डा वाला फॉर्मूला, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको लैम्डा मैक्सिमम मिल रहा है 4/3 r/z², या 1/लैम्डा मैक्स थी शायद ये वैल्यू, और इस नहीं लैम्डा मैक्स ही है। अब इसमें मैंने z की जगह 1 डाला, हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं, आंसर आया 120। तो इसकी वेवलेंथ रेंज जो होती है 90 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर होती है, और ये लाई करता है यूवी रीजन में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बामर सीरीज। बामर सीरीज में एक दो तीन और खासियत है, छोटी छोटी चीजें जो याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बामर में इलेक्ट्रॉन सेकंड में गिरेगा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, ये रेड कलर की होती है, और एच अल्फा लाइन इसको बोलते हैं। कलर ध्यान रखना, लाइन का नाम ध्यान रखना। 4 से 2 में आकर के अगर इलेक्ट्रॉन गिरता है, ये मतलब मैंने पहले ही बोला इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, अगर हम ये सोच करके छोड़ देंगे बाद में याद कर लेंगे तो बात कभी नहीं आता, इसलिए मैंने मॉडर्न फिजिक्स पहले उठा लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप जितनी ज्यादा बार इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा याद हो जाएगा, एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस होंगे आपके नंबर स्कोर करने के, यही हमारा एम है। तो सेकंड लाइन हुई कहां से कहां के लिए, फिफ्थ से सेकंड के लिए, ये हुआ नेक्स्ट हायर एनर्जी और नेक्स्ट हायर एनर्जी और नेक्स्ट लोअर वेवलेंथ, इसको बोलते हैं एच बीटा लाइन, और ये ब्लू कलर की होती है। इसके बाद आता है हमारे पास एच गामा लाइन, वो होता है वॉयलेट कलर का। इसके अलावा और कोई भी लाइन इसमें कलर्ड नहीं होती, तो 3 रंग मिलते हैं, रेड, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई कलर नहीं मिलता, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी वेवलेंथ मैंने यहाँ निकाली हुई है, आप खुद निकाल सकते हो, याद कर सकते हो इनकी वेवलेंथ रेंज। वैसे रेड की तो याद ही होती है 656 होती है, ब्लू की भी रटी हुई रहती है 480 से 500, 450 से 500 के बीच में होती है, वॉयलेट भी वही 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट पाशन सीरीज, ये लाई करती है इंफ्रारेड में, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर के थर्ड शेल के अंदर गिरते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट लाइन की मैंने निकाली हुई है वेवलेंथ, सीरीज लिमिट आपको बताई हुई है, तो ये छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं, अब आप इनको देख लेना। नेक्स्ट, अब इसके प्रॉब्लम, इसमें जो प्रॉब्लम है, अब जैसे ये पहला प्रॉब्लम है, इसमें मैंने ऑप्शन ज्यादा कर दिए, इतने अपने में नहीं होते, बट ठीक है, इससे आपको सीखने को अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने बोला अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो कैसे अरेंज करेंगे, लाइमन पकड़ेंगे, फिर बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले फर्स्ट शेल वाले, तो फर्स्ट शेल में 2 हमें ट्रांजिशन मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। अब इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी जिसका शेल का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, जितना एनर्जी ज्यादा उतना वेवलेंथ कम। तो फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन के हमें 2 मिले, इनमें सबसे कम वेवलेंथ 100 से 1 की होगी, फिर 3 से 1 की होगी। तो अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, सॉरी सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, तो इसलिए वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी। तो एनर्जी इन फर्स्ट यानी ए वाला सबसे ज्यादा,
फिर एनर्जी इन बी आ गया, तो लैम्डा ए इज लेस देन लैम्डा बी आ गया, और ये हमारा कौन सी में लाई कर रहा है, लाइमन में। फिर ये आ गया हमारे पास बामर, इसमें नेक्स्ट हायर वेवलेंथ या नेक्स्ट लोअर एनर्जी हो जाती है। फिर इसको तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, बामर में भी हमें 2 मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी देखेंगे कि गैप कितना ज्यादा, जितना गैप ज्यादा उतना ही एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो सबसे कम वेवलेंथ तो इसमें आ गई, फिर इसमें आ गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद वेवलेंथ का नंबर सी का लगता है, फिर उसके बाद वेवलेंथ का नंबर ई का लगता है। तो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा ई, और फिर ये हमारे पास आ जाता है पाशन, और फिर ये लास्ट में 600 वाला। तो ऑर्डर आपके सामने है वेवलेंथ का, और आपके सामने पूरा एनर्जी का ऑर्डर, कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट शेल में गिरने पर सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम वेवलेंथ, उसको हम लाइमन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेड स्टेट एमिट 6 डिफरेंट वेवलेंथ। देखो मैंने बोला था ना, फिर ये पूछा जाएगा 6 डिफरेंट वेवलेंथ वाला, 2 से 3 बार ये रिपीट मारा जाता है। 6 डिफरेंट वेवलेंथ कब मिलेंगी, जब 4 शेल तक एक्साइटेशन होगा। अब तो रट चुका होगा क्योंकि एक बार हम सवाल लगा चुके हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है, फाइंड आउट ट्रांजिशन फॉर विच वेवलेंथ इज मैक्सिमम। अब इसमें स्टूडेंट, मतलब वेवलेंथ इज मैक्सिमम और स्टूडेंट के कंफ्यूजन भी मैक्सिमम, वो भी फंस जाता है। अब सुनो, कैसे हम निकालेंगे कि किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछ रहा, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो 4th शेल तक एक्साइटेशन हुआ, तो एक बार पहले एनर्जी का डायग्राम बनाओ। तो मैं ये दोबारा से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो 1 2 3 4 देखना बेटा ध्यान से। 4th वाले में सेकंड से 1, थर्ड से 1, थर्ड से 2, 4 से 1, 4 से 3, 4 से 2, ठीक है ना। और अब आप मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वाले इसमें कौन कौन है। फर्स्ट वाले ये हैं, ये हैं, ये हैं, यानी अगर 4th शेल तक एक्साइटेशन हुआ है तो 3 तो लाइमन के एलिमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इन तीनों की वेवलेंथ सबसे कम होगी। और जरा चेक करो, 2 इसमें बामर मिल रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि अगर 4th शेल तक एक्साइटेशन हुआ तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। 3 लाइमन मिल रही हैं, 2 इसमें बामर मिल रही है, और 1 इसमें पाशन मिल रही है। नाम के हिसाब से लिख दे रहा हूं। तो ये 3 लाइमन मिल रहे हैं, 2 बामर मिल रहे हैं, और 1 पाशन सीरीज मिल रही है। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाइमन, बामर, पाशन में किसकी होगी, तो पाशन की होगी। तो आंसर जाएगा 4 से 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, 4 से 3 वाला मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ कौन देगा, लाइमन देगा। लाइमन में भी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी 4 से 1 की वेवलेंथ सबसे कम, फिर ये पॉइंट समझ आया। ऐसे करके ये क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, और हम बिल्कुल प्रॉपर कंसेप्ट से चले तो सवाल 100% सही हो जाएगा। आप ये देखो, ये तो कितना आसान टॉपिक है, ठीक है ना। मतलब आप 1,00,000 गुना ज्यादा आसान है जो आप लास्ट वीक में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जो भी चीजें आपने लास्ट वीक में पढ़ी, इसमें है ही क्या, बस खाली बेसिक कंसेप्ट पता हो, हमारा सवाल सही। तो इसलिए यूनिट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर फ्री के दे जाता है, बट कायदे से पढ़ने पर। अब आगे देखो, आ गया ये सवाल। अब इसको देखो, हाइड्रोजन एटम एमिट्स ब्लू लाइट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम 4 से 2। तो ये कौन सा वाला कलर मैंने बताया था, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, 3 ही रंग थे। ब्लू कलर कब मिलता था, जब 4 से 2 में ट्रांजिशन होता था। अब ये क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वुड इट एमिट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम 5 से 2। तो 5 से 2 में कौन सा मिलेगा, सीधे बेसिक कंसेप्ट पता है, वॉलेट कलर टिक मारा, आगे निकल गए। नेक्स्ट देखो, अब ये फिर आ गया, हाइड्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉन इन 4th एनर्जी लेवल। ये 4th वाला पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। ये तीसरा सवाल है जो मैं आपको एक ही कंसेप्ट के ऊपर दिखा रहा हूं, देखना। द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल फोटॉन्स लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये मैंने अभी बताया, 3 तो आपको लाइमन के मिल गए, 2 बामर मिल गए, और 1 पाशन मिल गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। तो बेटा छोड़ के मत आना, ठीक है ना। एक ही सवाल के 3 तरीके मैंने आपको दिखाए, अब एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद आपको 4 नंबर आपको लेके आने हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, रेशियो से लो काम खत्म हो जाता है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट कब बनता है, लाइमन, पाशन, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट। ब्रैकेट तब बनेगा जब 4th में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, और उसमें भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, यानी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, यानी इन्फिनिटी से लेकर के 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन गिरेगा, जिसको हम सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट बोलेंगे, जिसकी वेवलेंथ जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैक्सिमम नहीं, एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। तो ये मैंने यहां पर दिखाया, इन्फिनिटी से लेकर के मैंने यहां गिराया, और ये हो गया ब्रैकेट सीरीज।
ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, तो ये नहीं पता ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक है, एटॉमिक नंबर Z हमें ढूंढना है। ओके, इज सेम एज दैट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, बामर के बराबर है। तो वैसे तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, हाइड्रोजन और हीलियम में ही सिमिलरिटी होती है, तो Z की वैल्यू तो 2 ही मिलनी है, आंख बंद करके भी टिक मार लो। और दूसरी पहचान, 2 में गिरने पर और 4 में गिरने पर सेम मिल रहा है, तो हीलियम वाले में डबल पे ही सेम मिलता है, तो 2 में जो मिलेगा वो उसके 4 में मिलेगा, ये दूसरी पहचान। अब तीसरा बिल्कुल प्रूफ ले लो। तो पूरा प्रूफ ये हमने क्या किया, यहाँ से 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा मिनिमम ब्रैकेट का निकाला, लैम्डा मिनिमम हाइड्रोजन का निकाला, दोनों को कंपेयर कर दिया, Z का वैल्यू 2 आ गया। तो 3 तरीके मैंने आपको एक ही सवाल के दे दिए, पहले तो सुनते ही कर दो, दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगा के करो, तीसरा अगर बिल्कुल ही ठस बुद्धि हो तो प्रूफ करके करो। तो अब आप इतना करने के बाद तो यार जैसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो वैसे टिक तो मार के आ सकते हो, ठीक है ना, छोड़ के आना तो नहीं बनता। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, अब तो पढ़ लिया, अब छोड़ के मत आना इसको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 4 से 3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन यूवी रेडिएशन। तो 4 से 3 तो गिनते हैं जरा, और कौन सा है, हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक एक ही मिलना है, उसमें हीलियम में मिलना और कुछ मिलना नहीं। फिर भी एक बार पूरा समझते हैं। 4 से 3 लामन, बामर, पाशन, ये बात चल रही है पाशन की, और 4 से 3 में हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन। करना क्या है, results in ultraviolet radiation, infrared radiation would be obtained in the transition। infrared कब मिलेंगे, यूवी इसमें मिल रहा है, तो अगली सीरीज जो होगी उसके अंदर हमें जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो 4 से 3 के अंदर हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन कौन सा रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। 1 2 3 4, तो यहां से यहां हमें यूवी मिल रहा है, ठीक है ना। अब इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है यूवी से तो ज्यादा होती है। अब ज्यादा वेवलेंथ कब मिलेगी, जब ट्रांजिशन अगली हायर शेल के अंदर हो, या तो 4th के अंदर हो, है ना, कहीं से भी 4th के अंदर हो, या फिर 5th के अंदर हो, एंड अप टू सो ऑन। तो अब ऑप्शन ढूंढते हैं। तो 2 से 1 में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वेवलेंथ और कम हो जाएगी, ये गया। 4 से 2 में भी नहीं मिलेगा, 3 से 2 में भी नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन बचा 5 से 4 के बीच में। ऐसे करके प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। तो अब तो समझ आ गया होगा ना कि बड़ा सिंपल, आसान सा, स्मार्ट तरीका है चैप्टर को करने का। आपके बेसिक कंसेप्ट तगड़े कर लो, आपके सवाल 100% सही हो जाएंगे। अब चलो आगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आईआईटी का प्रॉब्लम है, और फिर से फंसने का मैक्सिमम चांस है। आप फंसो उससे पहले मैं करा दे रहा हूं, देखना। An energy of 24.6 electron volt is required to remove one electron from neutral helium atom। अब जरा इसकी एक बार साइंस समझो। देखो, हम बोर की थ्योरी हाइड्रोजन लाइक के लिए लगा सकते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी जानते हैं, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी औकात के बाहर है। तो एग्जामिनर कहता है डरो मत, हम तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी दे रहे हैं, तुम सिर्फ दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी निकाल लो, 4 नंबर ले जाओ। तो इसी सोच के ऊपर ये सवाल बेस्ड है। तो न्यूट्रल हीलियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, हम नहीं जानते दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की, या ऐसे बोला जाए पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी कितनी होगी, हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी जानते हैं। तो उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी 24.6 है, ये मैंने तुम्हें दे दी, दान कर दी, ठीक है ना। अब तुम दूसरे के बारे में बताओ, आगे पढ़ो। required to remove one electron from neutral helium atom, the energy required to remove both electrons। तो हमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने, एक तो वो निकाल चुका, एक हमें निकालना है, तो टोटल जोड़ करके दोनों निकाल देंगे। फ्रॉम न्यूट्रल हीलियम एटम इज, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम को रिमूव करने की एनर्जी वो हमें गिवन है He+, अब आ गया ना He+, सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाया -13.6 Z²/n², निकालना है तो इन्फिनिटी शेल तक पहुंचाना है, तो एनर्जी जो मिली वो हमने डिफरेंस लेकर के ले ली, कितनी मिल गई 54.4। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी 24.6, दूसरे को निकालने की एनर्जी 54.4, दोनों को निकालने की एनर्जी, दोनों का सम कर दिया, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका एटम वाला टॉपिक, मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको मिलेगा ये वाला सवाल, कह रहा है द वेवलेंथ, हाँ ये भी बड़े काम का सवाल है, ठीक है ना, इसको भी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम से करते हैं। देखना, द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। अब थर्ड लाइन ऑफ लाइमन कहाँ पर होती है, फर्स्ट लाइन होती है 2 से 1, सेकंड लाइन होती है 3 से 1, थर्ड लाइन होती है 4 से 1। तुरंत हमने एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाया। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन की वेवलेंथ λ1 है,
सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट, अब ब्रैकेट यानी फोर्थ वाला, सीरीज लिमिट इंफिनिटी से 4 हो गया की वेवलेंथ लैम्डा 2 है, एंड सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, सीरीज लिमिट इंफिनिटी से 1 हो गया, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 3 है। तो कहता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का कौन सा इक्वेशन इसमें सही बैठेगा वो बताओ, कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। देखना ये बेटा एनर्जी का डायग्राम है, वेवलेंथ का डायग्राम नहीं है, तो इसलिए यहां निकली हुई एनर्जी यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी के सम के बराबर होगी। तो एनर्जी का सम होगा, कई बच्चे क्या करते हैं पता नहीं होता इसलिए गलती करते हैं, वेवलेंथ का सम कर देते हैं, वेवलेंथ नहीं एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ की एनर्जी इन दोनों की एनर्जी के बराबर होगी, पुट किया एस बाय लैम्डा डाला, एस कट गया तो लैम्डा का रिलेशन आ गया 1 बाय लैम्डा 3 बराबर 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी होती तो जरूर डायरेक्ट आ जाता, क्योंकि एच न्यू पुट करते हैं हम वहां पर, फिर बन जाता न्यू 3 बराबर न्यू 2 प्लस न्यू 1, पर वेवलेंथ में आएगा 1 बाय लैम्डा 3 बराबर 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, समझ आ गया होगा। अब आगे आप देखो, अब आता है आपका न्यूक्लियाई वाला टॉपिक। बोर की प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन रखे हुए, छोड़ने नहीं है बेटा, करके जरूर खत्म करने, ताकि आपका 4 नंबर उसमें से आ जाए, ठीक है ना। और जैसा मैंने बताया इतना ही आना है, यही पोर्शन आपका बार बार एग्जाम में आता है, इसको प्रैक्टिस कर लो, तो मैं कुछ फालतू लास्ट मोमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं न्यूक्लियाई के बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। इसमें से रेडियो एक्टिविटी इस साल तय है, आना ही आना है, छोड़ना नहीं है। मैंने प्रॉब्लम भी बहुत रखे हैं, सिखा दूंगा आपको। चलो देखते हैं आगे। अब देखो न्यूक्लियाई के अंदर पांच चीजें हैं जहां से आपका प्रॉब्लम बनता है। पहला ये वाला सेक्शन जिसमें आता है न्यूक्लियर रेडियस, डेंसिटी और वॉल्यूम। दूसरा न्यूक्लियर फोर्सेस और बाइंडिंग एनर्जी। तीसरा क्यू वैल्यू का कंसेप्ट। चौथा अल्फा बीटा गामा डीके, ठीक है ना, और फिजन फ्यूजन का कंसेप्ट। पांचवा वो आपको पता ही है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये 5 जगह ऐसी हैं जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, ऐसा कभी छूटता नहीं है। तो 2 प्रॉब्लम तो न्यूक्लियाई से मान के चलो कि आपके मिलने चाहिए आपको इस साल। अब वो कौन से होंगे, वो इन 5 में से ही होंगे जो मैं करा रहा हूँ, तो अच्छे से सीख लो। देखो कुछ चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड हैं, जैसे एटम के अंदर थी आसान सी, वैसे ही न्यूक्लियाई के अंदर है। जो टेक्निकल पार्ट है वो रेडियो एक्टिविटी है, वो हम अच्छे से देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अब सीखो। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस से होता है वो मास नंबर की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रटा हुआ चाहिए, अगर याद नहीं है तो करो याद। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो आता है हमारे पास आर नॉट। आर नॉट एक कांस्टेंट होता है, आर नॉट की वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर, फेम्टो मतलब 10 की पावर -15 मीटर के आसपास होती है। अच्छा, अब इसमें ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अलावा कॉपर, कॉपर के अलावा एक और एलिमेंट है वो आगे आपको मिल जाएगा। ये कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कारण उसके पीछे ये है, इनका जरा आप मास नंबर चेक करो, 27, 64, 125, ये ना परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है ना। और इनका क्यूब रूट लेने पर आपको नंबर मिलेगा 3, 4, 5। इनका ही रिपीटेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ये देखा था जब मैं पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो 4 से 5 बार इसका सवाल एल्यूमिनियम का, कॉपर का, एक और एलिमेंट है आगे आपको दिखेगा उसका, मतलब 4 से 5 बार रिपीट करके सवाल बनाया गया है। तो अगर इस साल भी आपको वैसा मिल जाए तो समझ लेना आपकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है, 4 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे। सीख लो इस कंसेप्ट को। अब जैसे हमसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम न्यूक्लियाई का रेडियस बताओ, तो कुछ नहीं करना, आर नॉट ए की पावर 1/3 लगाया, आर नॉट की जगह बेटा हमारे पास आ गया वही 1.2 फेम्टोमीटर, 27 की पावर 1/3 3 हो गया, तो 3 आर नॉट तो 3.6 फेम्टोमीटर। ये भी एज इट इज नीट में पूछा गया। आप सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं, क्यों पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब पता चल गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना आपको। कॉपर का पूछे तो कॉपर का कितना होता है 29 Cu, 63.5 की जगह 64 ले लो ना, क्या जा रहा है, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स 1.2 यानी कितना हो गया 4.8 फेम्टोमीटर। तो इस तरीके से करके आप किसी भी न्यूक्लियर रेडियस को निकाल सकते हो। अब न्यूक्लियर वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फॉर्मूला हमारा वही स्फीयर वाला हम लोग लेते हुए चलते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आपको मैंने बताई, आर नॉट ए की पावर 1/3 डाला, तो न्यूक्लियर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, न्यूक्लियर डेंसिटी पर भी एक दो सवाल बनते हैं। इसमें खासियत ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है हर न्यूक्लियाई के लिए। चाहे हीलियम का न्यूक्लियस पूछो, चाहे यूरेनियम का पूछो, दोनों के लिए वैल्यू सेम है। और उसका ऑर्डर याद करो, एज इट इज रटना है, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ
मास नंबर, नहीं डिपेंड करती। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जैसे ये वाला मैं बोल रहा था, तो 125 होता है टेलोरियम का, तो टेलोरियम का मास नंबर 125 होता है और क्यूब रूट इसका 5 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा गया, मतलब इनकी लाइन लगा रखी है, 3 से 4 बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। कहता है रेशियो ऑफ रेडियस बता दो एल्यूमिनियम का और टेलोरियम का। तो मतलब फोकट का सवाल है, कुछ नहीं करना, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3 लगाया, तो इसके लिए तो हमारे पास 3 आ गया और उसके लिए हमारे पास 5 आ गया, आंसर बन गया 3/5। सिंपल। तो आगे चलते हैं। अच्छा, पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, 3/5 ऑप्शन नहीं है, तो कई बच्चे बौखला सकते हैं, अरे 3/5 तो है नहीं, गलत तो नहीं हो गया। तो जरा चेक करो, थोड़ा सा दिमाग हल्का सा लगा दिया, 6/10 दे दिया, तो कोई बात नहीं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 6/10 करके मैनेज कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इस तरीके का एग्जाम्पल आता है तो फिर हालत खराब होती है। तो सीखो, कहता है अ हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट breaks into two fragment which fly off with velocity in the ratio 8:1। तो एक रेस्ट पर न्यूक्लियस था, 2 फ्रैगमेंट में टूट गया, एक आगे गया तो दूसरा पीछे रिकॉइल किया, एक का स्पीड v है तो एक का स्पीड 8v है। क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द फ्रैगमेंट। अब रेडियस कैसे निकाले, तो तरीका सुनो, पहले तो एक्सप्लोजन हुआ तो मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो मैंने वो लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन, m1v1 बराबर m2v2 रिजल्ट मिला 8m1 इक्वल्स टू m2। मास को हमने पुट किया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, न्यूक्लियर डेंसिटी हर चीज के लिए कांस्टेंट रहती है, तो डेंसिटी की जगह तो रो आ गया, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से बेटा हमारे पास r1 r2 की प्रोपोर्शनलिटी आ गई और r1/r2 का रेशियो आ गया 1:2। तो इसमें कंसेप्ट यूज किया गया कि न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, उसके बेसिस पर इस सवाल को किया गया। आप एक बार खुद से कंप्लीट करो, आपका हाथ सेट होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ना, क्योंकि जिन बच्चों ने टेस्ट ले रखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जिन्होंने नहीं बाई की कोई बात नहीं, आप यहां से प्रैक्टिस करो एक सवाल की और आगे मूव करो। अब नेक्स्ट अगला कंसेप्ट पकड़ते हैं, ये आता है न्यूक्लियर फोर्सेस, अगेन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं और कुछ फेम्टोमीटर तक इफेक्टिव होती हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन और ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फेम्टोमीटर का डिस्टेंस आपको पता है ना, 10⁻⁻15, तो उस डिस्टेंस तक ये इफेक्टिव होती हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, सबके अंदर लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स सेम रहेगी। नेट फोर्स निकालोगे तो वो दो चीज का रिजल्टेंट रहेगी, न्यूक्लियर और कूलम। अब देखो बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन में तो न्यूक्लियर भी होगा और कूलम भी होगा। न्यूक्लियर का काम अट्रैक्ट करके रखना, कूलम का काम रिपेल कराना, तो नेट फोर्स हो गई न्यूक्लियर माइनस कूलम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सिर्फ न्यूक्लियर होगा, कूलम नहीं होगा क्योंकि दूसरा अनचार्ज्ड है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में सिर्फ न्यूक्लियर होगा, कोई कूलम फोर्स नहीं होगा। तो अगर नेट फोर्स का ऑर्डर पूछे तो सबसे कम नेट फोर्स मिलेगी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, कम हो रही है किसकी वजह से, कूलम की वजह से, और बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम होगी। ये सिर्फ कुछ फेम्टोमीटर के लिए इफेक्टिव होती है, लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट देखो, अब ये न्यूमेरिकल है, इस तरीके के न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी का भी हो जाता है, रेडियस का भी हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग जाता है। तो इसलिए ऐसा सवाल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्लासरूम में कराना, तो मैंने वैसा एक सवाल रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। कह रहे दो कॉपर के न्यूक्लियाई हैं, टच ईच अदर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, हमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कॉपर का रेडियस उसने दिया नहीं, देखो हम करने क्या वाले हैं, दो कॉपर के न्यूक्लियस पकड़े, टच करा दिया, कॉपर के अंदर चार्ज प्रोटॉन की वजह से होगा, सारे के सारे प्रोटॉन सेंटर पर रखे 29e, इधर भी 29e। अब हमें इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, पर वो तब लगेगा जब R पता हो। R कैसे पता चलेगा, R0 a⁻1/3। तो हमने सबसे पहले कॉपर का रेडियस निकाला, 4.8 फेम्टोमीटर आ गया। अब कैलकुलेशन कैसे मैनेज होती है वो सुनो। देखो 29 हमारी गणित बिगाड़ेगा, वो बिगाड़े हम उससे पहले उसे बिगाड़ देंगे। देखो 29 को मैंने यहां पर नियर बाय 30 ले लिया, ठीक है ना, और इसी तरह नीचे जो 4.8 था ये तो 16 से कट गया आराम से, और मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, आप भी कैलकुलेट करो, और इसकी वैल्यू आ रही है 135 MeV के आसपास। MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन देखे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता,
ये हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन अपनी सुटेबल वैल्यू के आसपास फिट बैठ रहा है। कितना 126 126.15। तो बिल्कुल इमोशनल होकर के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से दिमाग लगाओ, 29 है तो 30 ले लो। इससे क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो नियर बाय उसके आसपास आ जाएगी, 4 नंबर हमें मिल जाएंगे बिना किसी खास दिक्कत के। अब ये चीज आपको मैनेज करनी है, एक बार आप करो, आपका आंसर कितना आता है वेरीफाई करो, फिर आप आगे मूव करना। बट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी भी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। निकालने का तरीका ये आप किसी भी बुक में इजीली देख सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पता होता, सबको पता होता है। निकालने के लिए मास डिफेक्ट निकालो, तो वो हो गया। तो अगर मैं पहले रिएक्शंस को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मैंने ZXA को ब्रेक किया, मैं इधर लिख के बता रहा हूं, ये कोई भी न्यूक्लियाई था, इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक किया, Z तो प्रोटॉन हो गए और A माइनस Z न्यूट्रॉन हो गए। अब इनका मास इसके मास से हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियाई होगा वो अपने आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो टूटेगा नहीं, तो इसलिए स्टेबल होगा। तो इसका मास इसके मास से हमेशा ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर मास ज्यादा मिलेगा तभी हमें इसे तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी मास के कंपनसेशन में देनी पड़ रही है। तो जिस साइड एनर्जी होगी मास उधर का हमेशा कम होगा। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी देना चाहते हो तो आप इसे एनर्जी इसलिए देना चाहते हो ना कि इतना जो मास का डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कम पड़ रही है। तो वो एनर्जी कितनी कम पड़ रही है वो निकालने का तरीका कि हमने सबसे पहले इसका मास डिफेक्ट निकाला, वो हो गया इधर का मास माइनस इधर का मास, वो मैंने यहां लिखा हुआ है, और उसे c² से मल्टीप्लाई किया। अब कन्वर्जन फैक्टर यूज किया कि जब मास डिफेक्ट की वैल्यू 1 AMU होती है तो 1 AMU इंटू c² 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और बाइंडिंग एनर्जी मिल गई डेल्टा M इंटू 931। अब बाइंडिंग एनर्जी से क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता चलता है कि कोई भी न्यूक्लियाई कितना स्टेबल है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पता चलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, जिसके लिए हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, ये है ग्राफ। ग्राफ के अंदर का एक पेटेंटेड क्वेश्चन है जो हर टेस्ट के अंदर मिलता है, हर जगह पर मिलता है, पर स्टूडेंट यहाँ क्लासरूम के भी पूछते रहते हैं, ऑनलाइन में भी कई बच्चों ने पूछा था, बट पढ़ाने के बाद उनको समझ आ गया था। तो उस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलो, हमेशा टेस्ट में मिलेगा। बहुत पुराना IIT का प्रॉब्लम है, पर आज तक टिका हुआ है। प्रॉब्लम आपको दिखाऊं तो आप भी कहोगे हाँ सर हमने देखा तो हुआ है, अगर आपने टेस्ट दिए होंगे। ये प्रॉब्लम है WXYZ IIT JEE 1999 का है, और तब से लेके आज तक ये बार बार पूछा जा रहा है। पहले कंसेप्ट सीख लो, फिर इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व शुरू में थोड़ा बहुत जिगजैग होता है। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है 8.8। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वैल्यू रट के रखना, कभी पूछा जाए कैलकुलेट मत करना, 7.2 MeV के आसपास होती है। तो ये 7.2 टच करता है। आयरन का 8.8 होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मास नंबर 210 के बाद बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इधर के जो न्यूक्लियाई हैं, ये मैंने यहां दिखाया हुआ है, तो इधर के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इधर के न्यूक्लियाई जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है ये आप इस ग्राफ में देखो। कौन फिजन करेगा, कौन फ्यूजन करेगा, उसके बारे में सुनना। फ्यूजन में क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करके अपने इक्विवेलेंट मास का एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां वाला न्यूक्लियाई कंबाइन करके इधर साइड का एक न्यूक्लियाई बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे होंगे ना तो हीलियम ही बनेगा, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन कंबाइन करके तुम यूरेनियम नहीं बना सकते, वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, कहां से इतना मास लाओगे। तो यहां पर फ्यूजन में जो पार्टिकल्स होंगे वो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड पे ही आपको फ्यूजन रिएक्शन देंगे। तो हल्के पार्टिकल कंबाइन करके अपने इक्विवेलेंट मास का एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। वो हैवी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन हल्के न्यूक्लियाई से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाती है जब उसके प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो। स्टेबिलिटी तब पता चलती है जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। सिमिलरली फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियाई
टूट करके अपने आधे आधे के आसपास मास के 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का न्यूक्लियाई टूट करके इधर का न्यूक्लियाई बना दिया, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हैवी न्यूक्लियस फिजन करेगा, फिजन में भी वही बात, ये जो दोनों न्यूक्लियाई बनेंगे ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से हमेशा ज्यादा मिलेगी, नहीं तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तो अगर x, y और z दे रहा है तो y और z दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन x की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमेशा ज्यादा होगी, तब ये रिएक्शन अकर करेगी, अदरवाइज अकर नहीं करेगी, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, इस पे बेस्ड ये हमारा आईटी का प्रॉब्लम है, कहता है विच प्रोसेस वुड रिलीज एनर्जी। तो वो प्रोसेस एनर्जी रिलीज करेगा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकर करेगा, जो अकर ही नहीं करेगा वो एनर्जी कहां से रिलीज करेगा, क्योंकि उसे अकर कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो एक एक रिएक्शन अच्छे से समझना। y गिविंग टू z, y चेक करो, y यहां पर है और z यहां पर है, y मोस्ट स्टेबल है, z लीस्ट स्टेबल है। तो y जब z में ब्रेक होगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और इधर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो y का z के अंदर कन्वर्जन होगा ही नहीं, या होगा भी तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये प्रोसेस कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट, w गिविंग x प्लस z, w ये रहा, x ये रहा, पर z कमजोर है, z कमजोर मतलब कुपोषण का शिकार नहीं, कमजोर मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो z इसमें लीस्ट स्टेबल है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे कम है, इसलिए ये रिएक्शन भी अकर नहीं करेगी, और अगर करवानी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। W गिविंग 2y, W ये रहा, y इधर है। अब W गिविंग 2y इसलिए पॉसिबल है क्योंकि y W से ज्यादा स्टेबल है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अपने आप जाएगी और इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। x गिविंग y प्लस z, x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा। y तो ठीक है, x से ज्यादा स्टेबल है, बट z जो है x से कम स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन भी अकर नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। कंसेप्ट सबको समझ आ गया, और मेरे ख्याल से ये आपका एक पका पकाया सवाल मैंने आपको दिया जो 4 नंबर आप सही करके एग्जाम में आ सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। अब आता है हमारे पास टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शन एंड क्यू वैल्यू। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो कंजर्वेशन लॉज होते हैं ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, तो मैं भी आपको थ्योरी रिवाइज करा दे रहा हूं तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। चार्ज कंजर्व होता है, मास नंबर कंजर्व होता है, मास नहीं कंजर्व होता, मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन कंजर्व होता है क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पॉइंट समझ आया? अब देखो, तो चार्ज कंजर्व होता है इसलिए Z1 प्लस Z2 बराबर Z3 प्लस Z4। मास नंबर कंजर्व होता है इसलिए A1 प्लस A2 बराबर A3 प्लस A4। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, और साथ में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। एनर्जी कंजर्वेशन इस तरीके से लगता है, टोटल एनर्जी जितनी लेफ्ट साइड पर होगी वो टोटल एनर्जी मास एनर्जी रिलेशनशिप वाली एनर्जी प्लस साथ में काइनेटिक एनर्जी, तो लेफ्ट और राइट की टोटल एनर्जी कंजर्व होगी और मास का कन्वर्जन एनर्जी के अंदर होगा ही होगा, या उतने मास के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो रिएक्शन बोलेंगे हम एंडो एर्जिक है, एंडोथर्मिक नहीं बोलते, एंडो एर्जिक बोलते हैं, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो हम बोलेंगे एक्सो एर्जिक है। ठीक है ना, तो ये यहाँ के बेसिक कंसेप्ट है। अब आप आगे चलो, और क्यू वैल्यू निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है ना, इन 3 मेथड पे हम काम करेंगे, इनमें से एक मेथड पे सवाल बनता ही बनता है, वो सुनो कौन सा है। मेथड नंबर 1 है मास डिफेक्ट मेथड। मास डिफेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड के मासेस गिवन होते हैं, आपने फट से वही डेल्टा एम निकाला, 931.5 किया, आपके पास क्यू वैल्यू आ गया। बट ये बोलना आसान है, जब करते हैं तो कैलकुलेटिव सवाल रहता है, इसलिए ऐसे सवाल को हमेशा कैलकुलेशन को संभाल के करना है आपको। कैलकुलेशन संभल गई, आपका सवाल सही हो जाएगा। मेथड नंबर 2 है काइनेटिक एनर्जी मेथड। काइनेटिक एनर्जी मेथड में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालते हैं, तो हमें पता चलती है रिएक्शन की क्यू वैल्यू कितनी है। इसका एप्लीकेशन आपको अल्फा डिके में दिख जाएगा। ठीक है ना, जो मैं इसके जस्ट बाद उठाऊंगा। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी मेथड, इसका एप्लीकेशन आपको अभी दिखेगा। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी आपको दे रखी है और आप क्यू वैल्यू निकालना चाहते हो तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी। एग्जामिनर क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी ना दे करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता है, तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है, डिफरेंस लेते हैं तो क्यू वैल्यू मिल जाती है। ये 3 मेथड होते हैं। हम न्यूमेरिकल देखो,
अब देखो क्यू वैल्यू के ऊपर ये पेटेंटेड प्रॉब्लम है जो आपको आया हुआ दिख जाएगा। इस तरीके के प्रॉब्लम को करने का बड़ा आसान सा तरीका, पहले रिएक्शन बिल्डअप करो, पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो मैंने पहले ही बोला था बाइंडिंग एनर्जी देता ही नहीं, पर न्यूक्लियन देता है ऑफ 1s2। ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, एंड हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो दे रखी है 7.7। तो मैंने अल्फा पार्टिकल की क्या बताई थी 7.2, तो यहाँ तो और अच्छा दे रखा है 7.2 की जगह भी 7 ही दे रखा है, कैलकुलेशन इजी मिलेगी। कहते हैं टू ड्यूट्रॉन रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल हीलियम न्यूक्लियस, तो ये हो गया फ्यूजन रिएक्शन या फिजन रिएक्शन। तो दो लाइट न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो ये हो गया फ्यूजन। तो पहले जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो 1s2 कंबाइन करके 2He4 बना रहे हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1, 1.1 और 7 हो गई। अब हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, अगर हमें क्यू वैल्यू निकालनी है तो हमने इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मेरे पास आ गया 2.2। सिमिलरली यहाँ आ गया 2.2, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते ही 28। अब देखो कितना आसान है, अब क्यू वैल्यू निकालनी है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, सिंपल आंसर आ गया 23.6। टिक मारा, 4 नंबर मिल गया। पर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन में दिमाग में रखना, जो दे रखा है पहले उसके हिसाब से डाटा लिखो। हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करके, फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके क्यू वैल्यू आएगी। अब इस पे अगला कंसेप्ट देखो, ये है अल्फा बीटा और गामा डीके। इसमें अल्फा डीके का न्यूमेरिकल अभी शायद 2018 में ही आया था, न्यूमेरिकल कम और थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा था। तो मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, थ्योरी तो चल ही रही है, साथ साथ में न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। अब सुनो, अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके तब अकर करता है जब मास नंबर 210 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। 210 से ज़्यादा वाले ही अल्फा डीके करते हैं, छोटे मोटे गरीब न्यूक्लियाई अल्फा डीके नहीं करते, ठीक है ना। अल्फा डीके में न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है और न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है, मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाता है एक अल्फा निकलने पर, और ऐसा होने पर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप क्यू वैल्यू निकालना चाहते हो तो मास डिफेक्ट टेक्निक से निकाल सकते हो। वो हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, इनका मास का डिफरेंस लिया, 931 से मल्टीप्लाई किया, क्यू वैल्यू आ गई। अब खेल क्यू वैल्यू का नहीं है, खेल इसमें कुछ और होता है, वो होता है मोमेंटम कंजर्वेशन और क्यू वैल्यू का काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन। वो यहाँ पर आप देखो, तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियाई रेस्ट पर था और इसने अल्फा डीके किया, अल्फा पार्टिकल आगे निकला और डॉटर न्यूक्लियाई पीछे चला। अल्फा की वेलोसिटी दे देता है, डॉटर न्यूक्लियाई की वेलोसिटी पूछ लेता है। अब ये कैसे करते हैं, सिंपल मोमेंट, आज आपको 3 सवाल मिले हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पर, चौथा आपको एग्जाम में मिलना चाहिए, तो इसलिए इस मोमेंटम कंजर्वेशन को अच्छी तरह पल्ले बांध लो, छूटना नहीं चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर किया, तो इसका मास हो गया, कितना हो गया, a माइनस 4 इंटू वी वाई, तो a माइनस 4 इंटू वी वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू वी अल्फा, और डॉटर इन न्यूक्लियाई की वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 4 बाई ए माइनस 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सीधे सीधे क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट करो, आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट चीज देखना, क्यू वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी, ये था 2018 में बेसिक थ्योरी बना के पूछा गया क्वेश्चन। मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, ठीक है ना, थ्योरी तो पहले सीखो। अब जैसा अभी आपने देखा मोमेंटम कंजर्व होता है, अब ये जो रिएक्शन में क्यू वैल्यू निकली है, मतलब एनर्जी निकली है, अगर ये एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करी जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखो आप मेरे से करंट पढ़ चुके, कैपेसिटर पढ़ चुके, डिवाइडर लॉ आप जानते हो, हम बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक काइनेटिक एनर्जी डिवाइडर लॉ बना रहे हैं, आप ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं p²/2m, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रेशियो ऑफ मास में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अल्फा का मास कम है इसलिए अल्फा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई का मास ज्यादा है इसलिए वो कम काइनेटिक एनर्जी से जाएगा। यही 2018 में पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर दैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये तो पूछ चुका, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रेशियो ऑफ मास में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो ऊपर जैसे हम रेजिस्टेंस में करते थे ना करंट डिवाइडर लॉ, बिल्कुल वैसे ही। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त इसका मास आएगा,
मतलब A-4 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू क्यू वैल्यू। और डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी लिखते वक्त अल्फा का मास आएगा, मतलब 4 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू क्यू वैल्यू। ये हुआ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। तो हो सकता है पूछा जाए, बट क्योंकि 2018 में आया है और 2020 में आपसे पूछ ले, चांसेस कम है अल्फा डीके पे न्यूमेरिकल बनाने के, बट फिर भी सेफ साइड पे रहते हुए हम जरूर देखेंगे। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बारी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पुराना आईआईटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एज इट इज उठा के चेप दिया जाता है मेडिकल एग्जाम में। अब सीखो, कहता न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स, मास नंबर दे रखा है 220, अंडरगोज अल्फा डीके इफ क्यू वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन इज 5.5। सीधे क्यू वैल्यू दे रखी है, आपको कोई मजदूरी नहीं करनी क्यू वैल्यू निकालने में। बोल रहा है देन अप्रॉक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, उड़ा दो सीधे, कुछ नहीं करना। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी, A-4, A-4 हो गया 220 माइनस 4, दैट मीन्स 216 डिवाइडेड बाय A यानी 220 इनटू क्यू वैल्यू मतलब 5.5। सॉल्व किया, आंसर मिला 5.5 से थोड़ा सा कम यानी 5.4 MeV के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इवन आईआईटी मेंस के भी प्रॉब्लम क्यू वैल्यू के हमारे इस डायरेक्ट फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी बेटा, 4 नंबर फ्री के मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से अब आपको आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। बीटा डिके, बीटा डिके दो तरीके का होता है, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। बीटा माइनस तब अकर करता है जब न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एक्सिस में हो जाते हैं, और बीटा प्लस तब अकर करता है जब प्रोटॉन एक्सिस में होते हैं। तो बीटा माइनस में न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर का टूटता है प्रोटॉन के अंदर, साथ में बाहर निकालता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जाता है। तो जो एक्सेस में था वो कम हुआ और जो डेफिशिएंसी में था वो फॉर्म हुआ, क्योंकि जितने न्यूक्लियॉन्स पहले थे उतने ही बाद में होंगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कलेक्टिव क्वांटिटी। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूक्लियॉन तो नहीं बढ़ा ना, न्यूक्लियॉन तो वही का वही रहा, बस न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट, बट चार्ज एक यूनिट से बढ़ गया। तो बीटा माइनस डिके में एटॉमिक नंबर जो होता है एक यूनिट से बढ़ जाता है, बट मास नंबर सेम रहता है। बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन और साथ में एक न्यूक्लियर पार्टिकल, चार्जलेस मासलेस, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो इसमें न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जाता है, साथ में मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ये आउट ऑफ द न्यूक्लियस मिलते हैं। और रिएक्शन में एटॉमिक, अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो मैं यहाँ साथ में लिख के बता रहा हूँ, ZXA को अगर हम लिखें तो ये कन्वर्ट हुआ Y में, साथ में मिला इलेक्ट्रॉन और मिला एंटी न्यूट्रिनो। एटॉमिक नंबर एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया, मास नंबर वही रहा। तो ये हमारा किसी भी बीटा माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब आगे सुनो, बीटा प्लस डिके में जैसा मैंने बताया प्रोटॉन एक्सेस में होते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जाता है, साथ में एमिट होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इक्वल और अपोजिट होता है, मास सेम होता है इलेक्ट्रॉन जैसा, इसलिए इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं। साथ में एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो। इसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर गया तो न्यूक्लियॉन तो उतने ही रहे, बस एटॉमिक नंबर एक यूनिट से कम हो गया। तो बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर एक यूनिट से कम हो जाता है, बीटा माइनस में एक यूनिट से बढ़ जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर गया, साथ में एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन की बीम बाहर निकली, इस बीम को बोलते हैं बीटा प्लस रे। अच्छा, रिएक्शन वाइज देखोगे तो जैसा मैंने बताया एटॉमिक नंबर एक से कम हो गया, Z-1 मास नंबर है एज इट इज रहा, और इसको बोलते हैं बीटा प्लस की बीम। ओके, मास डिफेक्ट से हम इसकी क्यू वैल्यू निकालते हैं, उसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आता है गामा डिके। अब गामा डिके कब अकर करता है वो सुनो। तो गामा डिके तब अकर करता है जब अल्फा और बीटा डिके हो चुका होता है, उसके पहले ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। कारण, अल्फा और बीटा डिके में जो एनर्जी निकलती है उससे न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा मैं, न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो ठूस ठूस के नहीं भरे होते, वो भी एनर्जी लेवल्स में भरे होते हैं, पर वो हमारी औकात के बाहर है। हम न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स को नहीं स्टडी करते। तो अगर कोई ये पूछे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल का फॉर्मूला कितना होगा, तो वहां पर फैल मत जाना कि -13.6 Z²/n², हमें तो पता है। अरे भाई नहीं पता, वो हाइड्रोजन लाइक के लिए था, वो इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो यहाँ अपनी तरफ से मत लगा देना, जोश में मत आ जाना, नहीं हमें तो पता है, तो नहीं पता।
ठीक है ना। तो हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के बारे में। एग्जामिनर देगा तो बताएंगे, नहीं देगा तो अपनी चुप उसकी भी चुप, ठीक है ना। अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट नहीं डालना। तो इतना जरूर है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल के अंदर फेल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम गोइंग टुवर्ड मैक्सिमम। अब अल्फा और बीटा डिके में एनर्जी निकलती है और न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो वापस से लौटते हैं तो वो फोटोन एमिट करते हैं। उस फोटोन को बोलते हैं गामा रेडिएशन फोटोन। तो गामा रेडिएशन फोटॉन्स ही होते हैं। अब गामा रेडिएशन फोटोन आगे निकलेंगे तो ये रिकॉइल करेगा पीछे की तरफ और फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। चौथी से पांचवी बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक ही लेक्चर के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई अब तो आ गया होगा, तो अब इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के mvr इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, वो या तो e/c हो गया या h बाय लैम्डा हो गया, पर 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के डी एक्साइटेशन से ये फोटोन निकला है। एग्जामिनर लैम्डा देगा, पुट करेंगे और वी रिकॉइल बताएंगे। बात मेरी समझ आ गई ना? अब आगे चलते हैं। अब आता है मेरे पास ये उसको रिएक्शन को लिखने का तरीका है। ZX से एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ग्राउंड स्टेट में आने पर कोई भी ना एटॉमिक नंबर चेंज हुआ ना मास नंबर चेंज हुआ, बस खाली एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ गया और यहाँ फोटोन एमिट हो गया, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन फोटोन एनर्जी डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल होगा, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं, एग्जामिनर देगा तो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिलेशन। इससे न्यूमेरिकल बनता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है। कहता है जब एक हाईली एनर्जेटिक गामा रेडिएशन फोटोन जाकर के हैवी न्यूक्लियस से टकराता है तो न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब करता है और वो वहां से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर को एमिट करता है। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो यही थ्योरी मैंने यहाँ दी हुई है। व्हेन हाईली एनर्जेटिक गामा रेडिएशन फोटोन, कितनी एनर्जी ये रट के रखना है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंटेड ऑन हैवी न्यूक्लियस, देन these photons are absorbed by the nucleus and emits electron and positron pair. This type of process is called pair production. अब अगर पेयर प्रोडक्शन की एनर्जी निकालनी है तो तरीका डेल्टा एम इंटू 931.5, डेल्टा एम निकालोगे तो इसका मास माइनस इसका, ये तो इसका तो कोई मास ही नहीं है, तो इनका मास हो गया 2me इंटू 931। me इंटू 931 याद करके रख लो 0.51 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मास को जब हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, रट के रखना है। तो डबल करने पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें मिलेगी। तो कम से कम एनर्जी, कम से कम क्यों बोल रहा हूं, इससे ज्यादा होने पर क्या होगा, तो पहले कम से कम पे तो बात कर लें। तो कम से कम 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गामा रेडिएशन फोटोन चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एमिट करने के लिए। इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो बाकी बची हुई एनर्जी 1.02 तो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, बाकी बची हुई एनर्जी इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। क्योंकि दोनों का मास सेम है, मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में होती है। जैसे अभी आप सीख के आए, मास ही सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कोई डिवाइडर लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1.02 से जितनी ज्यादा एनर्जी होगी दैट विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इतना समझ आया, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका आधा आधा होगा। इस पे न्यूमेरिकल है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखो, पेयर एनिलेशन उल्टा प्रोसेस होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर कंबाइन करता है और दो गामा रेडिएशन फोटोन जनरेट करता है। मिनिमम एनर्जी अगेन पेयर प्रोडक्शन के लिए पेयर एनिलेशन के लिए 1.02 की होती है। ओके, अब सवाल पढ़ो। कहता है व्हेन गामा रेडिएशन फोटोन आर इंसिडेंटेड ऑन न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर्स आर फॉर्म्ड, दे हैव कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी। अब कंबाइंड का मतलब क्या है, इंडिविजुअल नहीं दे रखी है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की दोनों की मिला करके दे रखी है। कितनी? 0.98। अब 0.98 की काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब गामा रेडिएशन फोटोन 1.02 का तो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वही हमसे पूछा गया है। देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन फोटोन। कैसे निकालोगे? एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन इज इक्वल्स टू मिनिमम एनर्जी दैट इज डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट डाटा पड़ा है 1.02 प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गामा रेडिएशन फोटोन होगा, जिसमें से 1.02 लगेगा उसको प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, बाकी का 0.98 इनमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। ये बेटा कुछ रटने का काम है, जिसके अंदर आप बुक से भी देख सकते हो, मैंने चार्ट रखा है, पीडीएफ नोट में भी देख सकते हो। इसमें अल्फा बीटा गामा की पेनिट्रेशन पावर
उनकी बाकी की चीज़ें, आयनाइजेशन पावर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिजल्ट्स, ये आपको बुक से देख करके याद करने हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बुक से भी कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पर आता हूँ। ये कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं पर बड़े काम के हैं, सिखाने ज़रूरी है। देखना, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस undergoes a series of decay according to the this process। तो A1 में जाता है, A2 में जाता है, A3 में जाता है, A4 में जाता है। The mass number and atomic number of A are 180 and 72, then what are these numbers for A4? A4 के लिए निकालना है, बहुत ही सस्ता सा सवाल है, आराम से कर सकते हो। तरीका ये रहा, A पकड़ा 72 180, A4 बनाया, Z और A उसका हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर ले लिया। कितने अल्फा निकले बेटा? अल्फा पार्टिकल यहाँ 2 निकले। बीटा, बीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि बीटा प्लस है या बीटा माइनस है, कुछ ना बोला जाए, बीटा माइनस लेते हुए चलेंगे। तो बीटा माइनस निकला, कितना बीटा माइनस निकला बेटा? 1। और गामा, गामा तो वैसे भी चार्जलेस होता है। अब क्या किया आपने? दोनों बेसिक कंसेप्ट लगाए, चार्ज कंजर्वेशन, मास नंबर कंजर्वेशन। मास नंबर कंजर्व कराया 180, इधर का हो गया A, इधर का हो गया 4 और 2 8। यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई, यानी A4 का मास नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर निकालना है, सिमिलरली एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगाया, 72 इधर का, 4Z इधर का, नहीं सॉरी Z इधर का, ये तो A4 लिखा हुआ था, और इधर का हमारे पास आ गया 4 और यहाँ का बन गया -1, Z की वैल्यू आ गई 69। तो A4 का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमारे पास हो गया 172 एंड 69, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। ऐसा सवाल तो कोई छोड़ के नहीं आएगा ना, ये भी छोड़ के आएंगे तो फिर करेंगे क्या? तो ये तो हमें करके ही आने हैं, छोड़ के नहीं आने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 90 थोरियम 232 emits several अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। तो अल्फा और बीटा रेडिएशन ये कुछ एमिट करता है, कितने हमें नहीं पता, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरा तरीका तो ये, तो मैं तो मान लेता हूँ एक्स अल्फा और वाई बीटा एमिट किए। बीटा कौन से मैंने पहले ही बता दिया, जब कुछ नहीं बोलता तो हम बीटा माइनस लेते हुए चलेंगे। रिएक्शन लिखी, लेड में कन्वर्ट हुआ एक्स अल्फा और वाई बीटा, मास नंबर और चार्ज नंबर कंजर्वेशन लगाया। मास नंबर कंजर्वेशन में आ गया 232 इक्वल्स टू 208 प्लस 4x, और इधर का हो गया 0। x की वैल्यू में 6 मिल गई, मतलब 6 तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। फिर एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगाया, पुट किया, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई 4, यानी 4 बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं। ऑप्शन देखा, टिक मारा, आगे निकल लिया। तो ऐसा सवाल आप 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें कभी किसी को आती नहीं है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। भाई जिसका आपको इंतजार था, मेरे को इंतजार था, वो टॉपिक आ गया। अब इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के। पहले बेसिक कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लो, सीख लो, कुछ फॉर्मूले सीख लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे काम करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में पहले बेसिक कंसेप्ट ये है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक फॉलो करता है। तो जैसे ए बी में जा रहा है तो इसका, अब वहाँ जैसे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप लिखते हो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटी, ये होती है -dN/dt, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी इसका यूनिट dps होता है, इज इक्वल्स टू लैम्डा n, लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट n होते हैं बचे हुए न्यूक्लियाई। ये एक्टिविटी का जनरल फॉर्मूला होता है। तो मेन फोकस हमारा रिमेनिंग न्यूक्लियाई पर होता है, और रिमेनिंग न्यूक्लियाई निकालने का सबसे बेस्ट तरीका वो हाफ लाइफ वाला, एक हाफ लाइफ में आधा, अगले हाफ लाइफ में आधे का आधा, एंड अप टू सो ऑन। तो एन हाफ लाइफ बाद कितना न्यूक्लियाई बचेगा, ज़्यादातर सवाल इसी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो बचा हुआ न्यूक्लियाई हो गया n0/2n। अब अगर एक्टिविटी निकालनी है बस लैम्डा से मल्टीप्लाई करो। n यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ को बोलते हैं, और ये निकालने का तरीका गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड और लैम्डा का रिलेशन 0.693 बाय लैम्डा, ये आप केमिस्ट्री में भी करते हो, फिजिक्स में, दोनों जगह पर आता है, कुछ खास है नहीं, बस इसको कैलकुलेशन में सही से यूज लेना है। टी हाफ को अब जैसे मैं 0.693 नहीं लिखता, मेरी आदत है 2.3 log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, वो आपको दिखा दूंगा कैसे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है, ठीक है ना, कि क्या चांसेस हैं डिके करने के। तो वो हुआ n0 - n, n0 हो गया ओरिजिनल न्यूक्लियाई, n हो गया बचा हुआ न्यूक्लियाई, तो n0 - n हुआ जाने वाला न्यूक्लियाई, खत्म होने वाला न्यूक्लियाई। तो कितना न्यूक्लियाई डिके करेगा, वो हो गया n0 - n डिवाइडेड बाय n0, सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके का फॉर्मूला आ गया 1 - 1/2n, जहाँ n अगेन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये देखो जरा चार्ट, इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा, ये हो गई रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल विच इज n/n0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके n0 - n/n0। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया 1/2n, ये कितना न्यूक्लियाई बचेगा
आफ्टर n हाफ लाइफ उसकी प्रोबेबिलिटी, और कितना जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो 2 हाफ लाइफ बाद कितना जाएगा, अगर आपको वो निकालना है तो ये हो गया 2 हाफ लाइफ का गिवन रिजल्ट। तो कितना जाएगा 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके 75 और रिमेनिंग 25%। 3 हाफ लाइफ बाद 7/8 87.5 और रिमेनिंग यहाँ पर 12.5 एंड अप टू सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके निकालना है या सर्वाइवल निकालना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिके निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस 1/2 की पावर n, सर्वाइवल निकालना है तो 1/2 की पावर n। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सवाल एवरेज लाइफ के भी होते हैं। एवरेज लाइफ 1/λ के बराबर होती है। अगर रिजल्ट लैम्डा के टर्म में चल रहे हैं, एक्सपोनेंट के टर्म में चल रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोनेंट वाला n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो बचे हुए न्यूक्लियाई निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है अपना सबसे ज्यादा सवाल जिसमें बनते हैं नॉट बाय 2 की पावर n। दूसरा तरीका है एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला। ये तब लगाना है जब टाइम इन टर्म्स ऑफ एवरेज लाइफ हो, यानी 1/λ हो, 2/λ हो, इस तरीके से हो, रिजल्ट एक्सपोनेंट में ऑप्शंस में आपको दिख रहे हो, या आप जैसे न्यूमेरिकल देखोगे आपको आइडिया आ जाएगा। इस टाइप का कंसेप्ट आई थिंक 2017 के अंदर आया था, तो उसका प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है, आपको दिख जाएगा। ओके, आफ्टर 1 एवरेज लाइफ कितना न्यूक्लियाई बचेगा, तो हमने क्या किया, t की जगह 1/λ डाला, एक एवरेज लाइफ के बराबर। कितना बचा, e की पावर -1, और e की पावर -1 होता है 0.37, तो 37% बचेगा। तो खत्म कितना होगा, 100 में से माइनस कर लो, 63% खत्म होगा। प्रोबेबिलिटी खत्म होने की कितनी होगी, वो हो जाएगी 63%, यानी 0.63। सिमिलरली अब इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, log n बराबर log n नॉट माइनस लैम्डा टी log e, लैम्डा टी लॉग ई की बेस ई, और इसको मैं फाइनली अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इक्वेशन बनेगी log n बराबर log n नॉट माइनस लैम्डा टी। तो अब अगर एग्जामिनर आपसे log n वर्सेस t का ग्राफ मांगे तो log n की जगह हमने y से रिप्लेस किया, क्योंकि y एक्सेस पर प्लॉट कर रहे हैं। t को मैंने x एक्सिस पर डाला, क्योंकि हम इसको x एक्सिस से रिप्लेस कर रहे हैं। इक्वेशन आप देख ही सकते हो, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप माइनस लैम्डा के बराबर है। तो अगर log n वर्सेस t का ग्राफ मांगता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग में, तो वो आता है डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, टाइम निकालने का हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, ये जनरली हम लोग कार्बन डेटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला भी सबको पता ही होता है, 2.3/λ log n नॉट बाय n, n नॉट ओरिजिनल न्यूक्लियाई और n बचे हुए न्यूक्लियाई। अच्छा, अब कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले, फिर न्यूमेरिकल। यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव सीरीज आ जाती हैं, 4 तरीके की सीरीज होती हैं, 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3। रटनी है, इनका कोई इलाज नहीं है, ये आपको सीधे सीधे याद रखनी है। जैसे थोरियम, इसमें डिवाइड मारोगे तो ये पूरा एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसको बोलते हैं 4n। जिसमें 1 बचे 4n+1, जिसमें 2 बचे 4n+2। इसके बेसिस पे ये सीरीज बनाई गई है, बट आपको ये रटनी है तो आप इस चार्ट से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम। देखो, टाइम निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये वाला 2.3/λ log n नॉट बाई n या a नॉट बाई a क्या हो गई, एक्टिविटी हो गई। दूसरा, अब कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बोलेगा कि 1 पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बीच का टाइम गैप बताओ। जैसे बोलेगा 20% खत्म होना और 80% खत्म होना, इनके बीच का टाइम गैप बताओ। 30 से 60 के बीच का टाइम गैप बताओ, तो वो मैंने पहले ही निकाला हुआ है। मान लो T1 टाइम बाद N1 न्यूक्लियाई बच रहा है और T2 टाइम बाद N2 न्यूक्लियाई बच रहा है, तो यहां से यहां का टाइम गैप N1 से N2 के टाइम गैप का फॉर्मूला है T2 माइनस T1 2.3/λ log N1 बाय N2। N1 जहां पर रिमेनिंग न्यूक्लियाई एट टाइम T1, N2 जहां पर रिमेनिंग न्यूक्लियाई एट टाइम T2। तो ये 1 पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बीच के टाइम गैप का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड तो नहीं बट ये फॉर्मूला है जिसका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो सवाल अगेन एक लाइन में खत्म होगा। एक बार सबकी समरी ले लेते हैं। दो तरीके के सवाल इसमें होते हैं, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या फिर एक्टिविटी निकालना है। न्यूक्लियाई निकालनी है तो n नॉट बाय 2 की पावर n या फिर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी निकालनी है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका का सवाल होता है जिसमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं 2.3/λ log n नॉट बाई n, या 1 पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। अब कब किस सिचुएशन में कैसे करना है वो सवाल आपको देखने पड़ेंगे, बिना सवालों के आइडिया नहीं लगेगा। अच्छा, ये आती है कार्बन डेटिंग टेक्निक। ये भी बड़ी आसान सी टेक्निक है, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं होता। कोई भी लिविंग प्लांट
हमेशा फोटोसिंथेसिस करता रहता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन 14 आता भी रहता है, जाता भी रहता है। तो लिविंग प्लांट के अंदर कार्बन 14 का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। बट जब प्लांट डिके कर जाता है तो फिर कार्बन 14 की क्वांटिटी धीरे धीरे खत्म होना शुरू होती है। हम जो फॉसिल निकालते हैं उससे हमें बचा हुआ कार्बन 14 मिलता है। किसी भी लिविंग प्लांट से ओरिजिनल कार्बन 14 मिलता है। फिर हम टाइम निकालने के लिए, हाफ लाइफ हमें कार्बन 14 का पता ही होता है, तो हम टाइम निकालने के लिए अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं 2.3 बाय लैम्डा लॉग ए नॉट। ए नॉट यानी ओरिजिनल एक्टिविटी, वो हम लिविंग प्लांट से लेते हैं। ए यानी बचे हुए कार्बन 14 की एक्टिविटी, वो हम फॉसिल से लेते हैं। इससे हमें किसी की भी फॉसिल की एज पता चल जाती है। इससे आप उसकी जन्मपत्री नहीं तैयार कर सकते, 100-200 साल का अंतर रहता है, बट कोई बात नहीं, हमें पता चल जाता है वो फॉसिल कितना पुराना है। ये कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है। एक न्यूमेरिकल और रहता है, वो मैं आगे ही बताऊंगा आपको, एज ऑफ रॉक का डिटर्मिनेशन, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4 बार एज ऑफ रॉक उसने पूछी हुई है नीट एग्जाम के अंदर। अब क्यों? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, छोटे मोटे फॉर्मूले पर बेस्ड है। अब पहला प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें दो अलग अलग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर रहे होते हैं, उनको कंपेयर करना होता है, इसकी एक खास स्ट्रैटेजी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया नहीं है नीट के अंदर, इसलिए मैंने पहला सवाल ही एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम वो रख दिया जो आपको इस साल दिख जाना चाहिए। देखो अब, हाफ लाइफ ऑफ टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस A एंड B आर 20 एंड 40 मिनट। तो सबसे पहले हमने A और B दोनों रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को अलग अलग लिखा, उनके हाफ लाइफ ले लिए। A का हाफ लाइफ है 20 मिनट, B का हाफ लाइफ है 40 मिनट। सैंपल ऑफ A एंड B हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना, इनिशियली, यानी T इज इक्वल टू 0 पर। तो इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर है, यानी दो बातें हमें पता चल गई, हाफ लाइफ पता चल गया और इनके इनिशियल न्यूक्लियाई का वैल्यू मिल गया। आफ्टर 80 मिनट, 80 मिनट के बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी के बचे हुए न्यूक्लियाई का? तो ए और बी के रिमेनिंग न्यूक्लियाई का हमें रेशियो निकालना है। अब तरीका क्या है? तो टाइम की वैल्यू 80 मिनट के बाद Na बाय एन बी निकालना है। तो हम पहले Na निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही एन नॉट बाय 2 की पावर n। तो 2 की पावर n हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का क्या तरीका है? गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ पीरियड। गिवन टाइम बेटा 80 मिनट, हाफ लाइफ 20, डिवाइड मारा 4 आ गया। तो A कितना बचा? n नॉट बाय 2 की पावर 4। सिमिलरली B का निकालोगे तो n नॉट बाय 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब इजीली आप रेशियो ले लो। अगर एक्टिविटी का रेशियो पूछे तो आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, लैम्डा को कैसे लिखोगे? 0.693 बाय टी हाफ, वहां से आप एक्टिविटी का रेशियो ले सकते हो, पर आपको लेना है, छोड़ना नहीं है। ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम है, कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A is 2 times the half life of another radioactive substance B। तो हाफ लाइफ डबल दे रखी है, तो हमने वही सेम डाटा अरेंज किया। हाफ लाइफ ऑफ A is 2 times the half life of B। तो हमने B की हाफ लाइफ को कैपिटल T ले लिया, तो A की हाफ लाइफ उसकी डबल हो गई। आगे, इनिशियली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A एंड B आर Na एंड Nb। अब Na और Nb कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने उसको N0A और N0B ले लिया, ठीक है ना। तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैंने अलग अलग ले लिए। नेक्स्ट, आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ A, तो A की 3 हाफ लाइफ के बाद, तो टोटल टाइम हो गया 3 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, दैट मीन 60। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ ऑफ A, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ आर इक्वल, देन ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो क्या था? तो अब इसमें कहानी ऐसी बोली गई है कि इनके फाइनल न्यूक्लियाई इक्वल है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों के फाइनल न्यूक्लियाई निकाले। A के फाइनल न्यूक्लियाई हो गए N0A डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। B के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने के लिए हमने गिवन टाइम निकाला, गिवन टाइम से हमने हाफ लाइफ को डिवाइड किया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 6 आ गया। तो N0 बाय 2 की पावर 6, दोनों को इक्वेट मारा, रेशियो ले लिया, आंसर आ गया 1/8। एक बार आप प्रैक्टिस करो, फिर आप आगे मूव करना। ये भी 2 न्यूक्लियाई के ऊपर मैंने दूसरा प्रॉब्लम रखा। इस तरीके का प्रॉब्लम आपको करना हर हाल में आना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस तरीके का आया था 2017 में, ठीक है ना। अब 2007, हाँ, पर वो उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, इसलिए उस तरीके के प्रॉब्लम, अब कई बार नीट कर देता है गड़बड़, बट आपको कंसेप्ट सही से सीख के चलना है। अब सवाल देखो, कहता है 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो इसमें भी 2 मटेरियल की बात चल रही है, X1 एंड X2 कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों के सेम है। N0 और N0 हमने अपनी तरफ से मान लिया, उसने दिया नहीं है। इफ 6 लैम्डा पर सेकेंड एंड 4 लैम्डा पर सेकेंड आर डिके कांस्टेंट, हाफ लाइफ नहीं दे रहा, डिके दे रहा है, तो डिके कांस्टेंट 6 लैम्डा एंड 4 लैम्डा ले लिए।
तो हाफ लाइफ हम खुद लिख लेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय टी, हाफ लैम्डा का फॉर्मूला होता है, उल्टा मार दो उठा करके तो टी हाफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय अपना लैम्डा यानी 6 लैम्डा इसका आ जाएगा हाफ लाइफ, और नीचे इसमें 4 लैम्डा इसका हाफ लाइफ आ जाएगा। करना क्या है पहले वो देखें। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undecayed of x1 is to x2 will be 1 by e after what time। तो हमें वो समय निकालना है जितने देर बाद बचे हुए न्यूक्लियाई का रेशियो 1 by e हो। तो हमने क्या किया, nx1 by nx2 का रेशियो 1 by e हो, तो मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 का फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब क्योंकि e के टर्म में बात चल रही है तो एक्सपोनेंट वाला रिजल्ट हमने यूज किया, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो n नॉट ऊपर नीचे से कट गया, e की पावर, अब इसका डिके कांस्टेंट 6 लैम्डा था, इसका 4 लैम्डा था, सिंप्लीफाई किया बना e की पावर माइनस 2 लैम्डा टी, इसे ऊपर ले गए e की पावर माइनस 1, कंपेयर मारा, t की वैल्यू आ गई 1/2 लैम्डा। तो जब एक्सपोनेंट के टर्म में चल रहा हो रिजल्ट तो हम 2 की पावर n क्यों इस्तेमाल करेंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। इसलिए मैंने बोला था सवाल आने दो, आप सीख जाओगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके का एग्जांपल, ये ओरिजिनल आईआईटी का प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। कहता है अ न्यूली फॉर्म्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ 2 आवर दे रखी है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 64 टाइम्स द परमिसिबल सेफ वैल्यू, तो फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच वी कैन वर्क ऑन दैट सैंपल सेफली। तो भाई हम कब उसके साथ सैंपल के साथ आराम से काम कर सकते हैं, सेफली काम कर सकते हैं, तो हमें इस तरीके का रिजल्ट बनाना है। तो अब कब काम कर सकते हैं, जब उसकी क्वांटिटी इनिशियल की कितनी रह जाए 1/64 रह जाए, तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट ले लिए, और हमें वो टाइम पता करना है जब सेफ परमिसिबल वैल्यू आ जाए, और सेफ परमिसिबल वैल्यू उसकी 1/64 टाइम्स होगी यानी n नॉट बाय 64। उठा के लगाया अपना 2 की पावर n का फॉर्मूला, यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ पकड़ लिए क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में चल रहा था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गए 6। नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ डाला, हाफ लाइफ का वैल्यू आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में 2 आवर, यहां से मेरे पास आ गया 12 आवर। तो आफ्टर 12 आवर वी कैन वर्क सेफली विद दैट सैंपल, तो ये मिनिमम टाइम हुआ। अब इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये भी आप मतलब सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी में एक भी चीज छोड़ने वाली नहीं है। अब अगले पर बढ़ते हैं। ये कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट डिकेज इन 6 डे इज 7/8। तो 6 दिन में 7/8 फ्रैक्शन डिके कर जाता है। तो हमें डिके किया हुआ तो चाहिए नहीं, हमें तो बचा हुआ चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को लगाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं और मैं आपको लगा के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ी फील आ जाए कि हाँ यार ये करते कैसे हैं। तो देखो आप, तो अब प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है आफ्टर 6 डेज जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके किया दैट इज 7/8। तो हमें डिके किया हुआ तो चाहिए नहीं, हमें तो बचा हुआ चाहिए। अच्छा, फिर ये पूछ रहा है द फ्रैक्शन दैट डिकेज इन 10 डेज, 10 दिन में कितना फ्रैक्शन डिके करेगा, हमें वो बताओ। तो आफ्टर टाइम 10 डेज कितना न्यूक्लियाई डिके करेगा, तो हम बचा हुआ निकाल लेते हैं और डिके करने के लिए n नॉट में से इसको माइनस कर देंगे, वहां से फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। फ्रैक्शन की वैल्यू मैं आपको दिखाई दूंगा कैसे निकलती है। बहरहाल हमारा मुद्दा ये है कि हमें ये निकालना है आफ्टर 10 डेज। अब कैसे निकालें, यहाँ के डाटा में देखो, क्वेश्चन में गौर करो, आपको हाफ लाइफ नहीं दे रखा, तो हम लोग सबसे पहले इस डाटा से हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लगाया n बराबर n नॉट बाय 2 की पावर n, n की जगह बेटा हमने डाला n नॉट बाय 8 इक्वल्स टू n नॉट बाय 2 की पावर n। ये गया और नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई किया 3 के बराबर आ गई। गिवन टाइम 6 डेज था, हाफ लाइफ हमें पता नहीं था, इक्वल्स टू 3 डाला और हाफ लाइफ की वैल्यू आसानी से मिल गई 2 डेज। तो मिल गया ना हाफ लाइफ। अब हमें पता करना है 10 दिन बाद कितना डिके करेगा, तो हम बचा हुआ पता कर लेते हैं। तो आफ्टर टाइम 10 डेज बचा हुआ न्यूक्लियाई हो गया n नॉट बाय 2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ विच इज इक्वल्स टू 10/2 यानी 5 यानी n नॉट बाय 32। तो n नॉट बाय 32 इज रिमेनिंग पार्ट, बट हमें पता करना है डिके किया हुआ, तो डिके किया हुआ निकालना है। तो दिस इज इक्वल्स टू n नॉट माइनस n नॉट बाय 32 यानी आंसर हमारे पास आ गया 31/32
टाइम्स एन नॉट, बट हमें फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन के लिए बेटा आप क्या करोगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड मारोगे, आंसर मिल जाएगा 31/32। प्रॉब्लम आसानी से हमारे इसमें ग्रिप में आ गया और क्वेश्चन में हमें 4 नंबर मिल गए। अब ये बताओ पहले समझ आया या नहीं आया, बस प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है, मैं इतना बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी कर लो, मेरे टेस्ट से कर लो या जो मैं सिखा रहा हूँ इससे कर लो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ज्यादा माथा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी फालतू मत करना, ठीक है ना, आप इतने मोमेंट में इतना कर लो, आपका नीट एग्जाम क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। अब ये वो सवाल है जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। अब ये कह रहा है द टाइम बिटवीन 20% एंड 80% डिके विल बी, तो हमें वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का टाइम निकालना है। इसको भी मैं पूरा लगा के दिखाता हूं। तो T2 माइनस T1 का फॉर्मूला 2.3 बाय लैम्डा log n1 बाय n2 की बेस 10। अब एक एक डाटा सेट करते हैं, हमें यहां से यहां का टाइम गैप निकालना है, तो इसको तो पढ़ा रहने दो, डेल्टा टी 2.3 लैम्डा को मैनेज करना मैंने आपको सिखाया था, 0.693 मत डालो, कैलकुलेशन मुश्किल करेगा, 2.3 log 2 डालो, डिवाइडेड बाय टी हाफ ऊपर आ जाएगा, लॉग, अब n1 हो गया T1 टाइम पर बचा हुआ न्यूक्लियाई। अब 20% तो डिके किया हुआ, बचा कितना बेटा 80%, तो n1 की वैल्यू हो गई 80/100 n0। n2 80% डिके करने का टाइम हमें चाहिए बचा हुआ, कितना बचा 20% ऑफ n0। ये सब यहां से कट गया, ये यहां से गया, रिजल्ट में क्या बचा 2.3 गया। log 2 से परेशान नहीं होना, log 2 अपना दोस्त है, आराम से निपटा लेंगे। टी हाफ हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 मिनट्स, डिवाइडेड बाय log 2 की बेस 10 इनटू, अब चेक करो यहां बचा log 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये 2 कूद के सामने आ जाएगा, log 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 20 मिनट, मतलब फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया 40 मिनट। अब देख रहे हो ना कितना आसान है हमारे लिए सवालों को मैनेज करना, कहीं से भी रेडियो एक्टिविटी के सवाल मुश्किल नहीं होते, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से वन पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अदर पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पर। ये आया एज ऑफ रॉक का प्रॉब्लम। अब एज ऑफ रॉक कैसे डिटरमिन करते हैं उसका कंसेप्ट ये होता है, मान के चलते हैं रॉक जब बनी थी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जो कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर डिके कर रहा है। तो जरा पढ़ो, एन आइसोटोप ऑफ पोटेशियम हैज हाफ लाइफ ऑफ इतना, तो हाफ लाइफ इसको भी मैं करके दिखा रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखना, हाफ लाइफ दे रखा है और हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है 1.4 × 10⁹ ईयर एंड डिकेज टू आर्गन विच इज स्टेबल, तो पोटेशियम डिके कर रहा है आर्गन के अंदर। अच्छा, अब जब हम सैंपल ऑफ रॉक लेंगे तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा हमें स्टेबल प्रोडक्ट भी मिलेगा और बचा हुआ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी मिलेगा। तो अब कहानी देखो, वो नहीं देगा आपको कि बचा हुआ कितना है और डिके करने वाला कितना, वो रेशियो देता है। अब क्वेश्चन देखना, a sample of rock taken from moon contains potassium and argon in the ratio 1:7, तो पोटेशियम n ले लो, आर्गन 7n ले लो, तो ये हमें सैंपल ऑफ रॉक से मिल रहा है। अब हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो ओरिजिनल कैसे लिखेंगे, तो तरीका क्या रहेगा ओरिजिनल का, अब समझो उसका कंसेप्ट, 7n फॉर्म हुआ, n बचा, ठीक है ना, तो अब हम रिजल्ट बना लेते हैं। तो ओरिजिनली कितना था, इन दोनों को आप ऐड कर लो, ओरिजिनल मिल गया 8n, तो 8n में से 7n इधर आ गया और n इधर बचा रह गया। अब हम इक्वेशन चला लेते हैं, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई इक्वल्स टू n0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब बचा हुआ न्यूक्लियाई तो खुद ही n है, ओरिजिनल न्यूक्लियाई 8n हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, यहां से ये कैंसिल हुआ और 2 की पावर n का बेटा वैल्यू 8 आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गई और गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ का वैल्यू हो गया मेरे पास 3 के बराबर। गिवन टाइम की वैल्यू हो गई 3 × 1.4 × 10 की पावर 9, मतलब 4.2 × 10 की पावर 9 ईयर, ये इसका टाइम निकला। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। अब बताओ एज ऑफ रॉक भी कितना आसान कंसेप्ट है, इसी तरीके के 2 से 3 सवाल फेंक दिए उसने एग्जाम के अंदर, मेरे ख्याल से अब आप 4 नंबर तो ला सकते हो। आगे चलते हैं, अब आता है हमारे पास फिजन और फ्यूजन का कंसेप्ट। देखो ये तो आपको थ्योरी है, ये आपको बुक से पढ़नी है, बट मैं फिर भी फिजन रिएक्टर के बारे में बता दे रहा हूं। इसमें फिजन रॉड्स होती हैं यूरेनियम 235, एब्जॉर्बिंग रॉड होती हैं बोरॉन और कैडमियम की, कूलेंट होता है हैवी वाटर, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्बिंग रॉड क्या करती हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि 92 यूरेनियम 235
पर जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर के टकराता है, ऐसे न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग, स्लो डाउन करने के लिए हमें हैवी वाटर की जरूरत होती है, तो वो इसको क्या करता है, स्लो करने का काम करता है। ओके, स्लो डाउन करता है और फिर ये बनाता है बेरियम, क्रिप्टन, और साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन को स्लो डाउन तो अपना हैवी वाटर करा देगा, बट ये 3 न्यूट्रॉन अगर कंट्रोल नहीं किए गए तो फिर ये 3 यूरेनियम से टकराएंगे और 3 के मल्टीपल में यहाँ पर रिएक्शन अकर करना शुरू हो जाएगी, जिसको बोलेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल करने के लिए हम इसमें से निकलने वाले एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनके लिए एब्जॉर्बिंग रॉड की जरूरत पड़ती है, जो बोरॉन और कैडमियम की बनी होती हैं। मैंने थ्योरी यहाँ लिख दिया, पर आप किसी भी बुक से इसको देख सकते हो। इस फिजन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी लिबरेट होती है, इसकी वैल्यू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक यूरेनियम न्यूक्लियाई जब फूटता है, मतलब फिजन करता है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें जनरली पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के सवाल बनते हैं। तो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करना है तो एक न्यूक्लियाई के फिजन होने पर इतनी एनर्जी निकल रही है, तो एन न्यूक्लियाई फिजन होने पर n इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। पर यूनिट टाइम में फिजन होने पर इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट टाइम की एनर्जी निकलेगी, और जिसको अब हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने एसआई सिस्टम वॉट के अंदर। तो अब वॉट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम पुट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर, तब जाकर के एनर्जी का यूनिट हमारा कन्वर्ट होगा वॉट के अंदर। वो मैं न्यूमेरिकल में करूंगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूजन। ये भी आप देख करके सीधे सीधे याद कर लो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो फ्यूजन ऐसे अकर नहीं करता। फ्यूजन अकर कराने के लिए हाई प्रेशर चाहिए एंड हाई टेम्परेचर चाहिए। इस ऑर्डर का ये रिजल्ट्स आप रट के रखो, ये रिएक्शंस आपको याद करके रखनी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। तो देखो ये बहुत पुराना न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने उठा के यहाँ पे रखा है। एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ सिंगल 92 यूरेनियम 235 इज 200। तो इसने तो खुद ब खुद हमारी हेल्प कर दी। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर फिजन पे निकल रही है। द फिजन रेट, यानी कितने न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम फिजन कर रहे होंगे इन फील्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटिंग एट पावर लेवल ऑफ 5 वॉट। तो 5 वॉट की पावर के लिए कितने फिजन पर यूनिट टाइम हमें चाहिए होंगे या पर सेकंड चाहिए होंगे। आंसर पर सेकंड में, तो पर सेकंड में निकालना है। तो फॉर्मूला लगाया, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम n इंटू 200 डिवाइडेड बाई टी। अब नंबर ऑफ फिजनेबल मटेरियल पर सेकंड हमें निकालना है, तो टी की जगह 1 सेकंड, बाकी हमने रिजल्ट को सिंप्लीफाई किया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, मेगा मतलब 10 की पावर 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने सब्स्टिट्यूट किया, रिजल्ट आया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकंड। ऑप्शन आपने टिक मार दिया बी। तो मेरे ख्याल से इसमें भी अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जो मैंने सिखाया उसको मेरे टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 4 तो छोड़ो, 12 नंबर का सेक्शन आपका तैयार हो चुका है। ये 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लो टेस्ट से, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन पर। तो आपको नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से कंसेप्चुअल और एडवांस में से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपका इस वीक का जो टेस्ट था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखना और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ उतना आप फॉलो करते जाओ। आपको ये सवाल एटम और न्यूक्लियाई के कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट से नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से करने ही करने, छोड़ना मत। आपका सेक्शन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो इसका पार्ट 2, जिसके अंदर रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक, ड्यूअल नेचर और डी ब्रोगली का कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।